दोस्तों आज आप सुनेंगे जेम्स हेडली चेज का एक बहुत ही बेहतरीन नॉवल जिसका नाम है खाली हाथ। इसका पहला भाग आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन दबाएं या फिर खाली हाथ की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। खाली हाथ भाग 2 अध्याय 10। अगले दिन दोपहर 3 बजे हैरी उसी पार्क में उसी बेंच पर बैठा जूली का इंतजार करता रहा जिस पर सुबह थियो बैठा था, लेकिन जूली नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने टेलीफोन बूथ पर जाकर वीजली के फ्लैट का नंबर मिलाया, लेकिन उधर से किसी ने फोन नहीं उठाया। अब वो वाकई चिंता में पड़ गया और कोई चारा ना पाकर वो मिसेस फ्रेंच के फ्लैट पर पहुंचा। जूली को क्या हुआ है? वो आज मुझसे मिलने आने वाली थी लेकिन आई नहीं। क्या आपने उसके साथ कुछ किया है? मिसेस फ्रेंच ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? हैरी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो अब भी इन दोनों माँ बेटी को ये शक नहीं होने देना चाहता था कि उसे जूली से प्यार है। काम खत्म हो जाने और माल में उसका हिस्सा मिल जाने के बाद ही उनको ये बात पता चलनी चाहिए थी। वो बोला, अरे वो हमारे लिए काम करती है तो उस पर नज़र रखनी चाहिए कि नहीं? देखो हैरी, मैं सब समझ रही हूँ, तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो और ये बात डॉना के लिए अच्छी नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसे क्या हुआ है। तो ठीक है, सुनो, आज सुबह मैंने थियो को उसके पास भेजा था और अब वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। थियो? आपने उसको वहाँ भेजा? हाँ, तो वो कहना नहीं मान रही थी ना तुम्हारा, तो इसलिए करना पड़ा मुझे ये। थियो ने वहाँ जाकर जूली को हाथ लगाया, उसे मारा पीटा? तुम फिर से इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहे हो हैरी, और ऊपर से कहते हो कि उस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हैरी बिना कुछ बोले एक पल मिसेस फ्रेंच को देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। मिसेस फ्रेंच बोली, चिंता मत करो डॉना डियर, ये जल्दी ही जूली से उकता जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो काम के बाद मैं जूली को रास्ते से हटा दूंगी। तुम परेशान मत हो। डॉना ने कुछ नहीं कहा और जोर जोर से रोने लगी। अध्याय 11। सोमवार की सुबह को मिसेस ब्लेंच बनाई हुई अपने फ्लैट में पहुंची। उसका वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा था। उस पूरी दौरान बेंटन बस जुआ खेलता रहा था और कर्जदार हो गया था। जिस होटल में वो लोग रुके थे वहाँ की सर्विस भी एकदम घटिया थी। अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। पोर्टर ने जैसे ही उसे देखा वो उसके सामने आ गया। ब्लेंच बोली, कैसे हो हैरिस? इस बीच फ्लैट का क्या हुआ, कोई आया तो नहीं? मैडम, शनिवार की रात को मिस्टर वीजली और मिस्टर गैरिज लौट आए थे और इतवार की सुबह एक आदमी आपकी नौकरानी से मिलने आया था। क्या मिस्टर वीजली अभी तक यहीं रहे हैं? नहीं मैडम, वो बस शनिवार की रात को ही यहाँ रहे थे। और मिस्टर गैरिज उनके साथ ही थे? नहीं मैडम, वो चले गए थे। और उनकी मदद के लिए जूली तो होगी ही, वो तो कहीं नहीं गई थी? नहीं मैडम, वो फ्लैट में ही थी। ब्लेंच एकदम से खुश हो गई। उसे पति और जूली से झगड़े का एक बढ़िया मसाला मिल गया था। अच्छा, नौकरानी से मिलने कौन आया था? वो खुद को उसका भाई बता रहा था मैडम, लेकिन देखने में भला आदमी नहीं लगता था। तो फिर तुमने उसे ऊपर क्यों जाने दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बात का ध्यान रखना कि वो किसी मर्द को यहाँ ना लाने पाए। अरे वो सुबह 9 बजे आया था मैडम, बस 5 मिनट से ज़्यादा रुका नहीं। अगर वो देर तक रुकता तो मैं उसे पकड़कर बाहर खींच लाता। तुम गधे हो हैरिस, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भाई वाई है। तुम कब्र में जाने तक बेवकूफ़ ही रहोगे। जी मैडम। ब्लेंच दनदनाती हुई अपने फ्लैट में पहुंच गई। उसने जूली को ध्यान से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। ऐसा लगता था कि कल रात वो बिल्कुल नहीं सोई थी। ब्लेंच बोली, मुझे थोड़ी ब्रांडी दो, जल्दी। जूली ने बिना कुछ कहे ब्रांडी लाकर उसके सामने रख दी। इस बीच तुम क्या करती रहीं? जी कुछ नहीं, सफाई वगैरह। अच्छा छोड़ो, यहाँ कोई आया था? जी मेरा भाई आया था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही चला गया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने उस आदमी को जानबूझकर बुलाया होगा, वो तुम्हारा भाई नहीं था। जी वो मेरा भाई ही था मैडम, शिप पर काम करता है। जाने से पहले बस अलविदा कहने आया था। अच्छा, और तुम्हारे भाई के अलावा और कोई नहीं आया? नहीं मैडम। जूली, मिस्टर वीजली भी नहीं आए? जूली समझ गई कि वो इस बारे में जानती है, लेकिन ब्लेंच ने उसे कुछ भी कहने या कोई बहाना बनाने का मौका ही नहीं दिया। उठते हुए वो बोली, तो ये बात है, मेरे पीछे से यहाँ ये सब हो रहा था? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? दफा हो जाओ यहाँ से, वेश्या कहीं की। और उसने अपने हाथ का ब्रांडी का ग्लास जूली की तरफ फेंक दिया। वो जूली के सिर के ऊपर से होकर निकल गया और दीवार से जा टकराया। जूली भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई।
वहाँ वो मिस्टर वीजली से टकराते टकराते बची जो अंदर आ रहे थे। वो बोला, क्या हो रहा है? क्या हुआ ब्लेंच? हुआ ये कि मैं तुम्हारी रखेल को ये बता रही थी कि मैं उसे क्या समझती हूँ। जरा जुबान संभाल कर बोलो ब्लेंच, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रही हो। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, तुम तो उसी का ही पक्ष लोगे। देखो ब्लेंच, ये बताओ, क्या तुम इस बात से परेशान हो कि शनिवार की रात को मैं यहाँ पर था? हाँ, और इस बात से भी कि उस लड़की ने कहा कि तुम यहाँ नहीं थे। वो इसलिए ब्लेंच क्योंकि उसे मैंने मना किया था। मैं तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई, फिर कांच टूटने और फर्नीचर के उलट पुलट होने की। जूली ने धीरे से अंदर झांका। वीजली बिना हिले डुले खड़ा था, उसका हाथ अपने चेहरे पर था। ब्लेंच गुस्से में तमतमाई उसके सामने खड़ी थी। तभी ब्लेंच ने उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा। वीजली पीछे हट गया। बहुत हो गया ब्लेंच, तुम नशे में हो, जाकर सो जाओ। मुझे तुमसे नफरत है, ब्लेंच जोर से चिल्लाई। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर फायरप्लेस में से आग कुरेदने वाली लोहे की छड़ उठा ली। जैसे ही वो उसे लेकर वीजली की तरफ बढ़ी, जूली जोर से चिल्लाई, बचिए मिस्टर वीजली, उनके हाथ में लोहे की छड़ है। लेकिन वीजली ने ब्लेंच से बचने की कोई कोशिश नहीं की। जूली ने आगे बढ़कर ब्लेंच की कलाई पकड़ ली। ब्लेंच ने अपना हाथ छुड़ाया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो बोली, देखा हॉवर्ड, ये मुझे बेवकूफ़ समझती है कि मैं वाकई तुम पर वार करने जा रही थी। भाग जाओ यहाँ से लड़की, तुम्हें बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जूली हैरान रह गई और फिर धीमे कदमों से बाहर निकल आई। तभी फ्लैट की कॉल बेल बजने लगी। अध्याय 12। हैरी ग्लेब मिसिज फ्रेंच के फ्लैट से निकलकर अभी कुछ दूर ही चला था कि एक कार उसके नज़दीक आकर रुकी। उसके दरवाजे तेजी से खुले और कई व्यक्ति उसमें से बाहर निकले। इससे पहले कि हैरी कुछ समझ पाता, किसी ने उसके सिर पर कोई चीज़ जोर से दे मारी और वो अपने होश खोता चला गया। होश में आने के बाद भी हैरी को कुछ समझ नहीं आया, ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर कसकर बंधे थे। एक पल के लिए तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना ने दोबारा काम करना शुरू किया तो उसे अपने साथ हुई वो घटना याद आती चली गई। उसने महसूस किया कि वो किसी कार में बैठा है और कार तेजी से दौड़ रही है। 2 आदमी उसके दाएं बाएं बैठे थे, लेकिन वो उनमें से किसी को भी देखने में असमर्थ था। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वो बाहर का रास्ता भी नहीं देख सकता था। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। काले चोर हैं। बोल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुप बैठे रहो, वरना कमर में से मांस काटकर बाहर फेंक दूंगा। हैरी ने अपनी कमर पर एक ऐसी चुभन महसूस की जो चाकू जैसे किसी तेज हथियार की ही हो सकती थी। दोबारा वो कुछ नहीं बोला। वो इस परिस्थिति से डरा तो नहीं था, लेकिन उलझन और परेशानी में जरूर डूबा हुआ था। वो हैरान था कि आखिर कौन उसका अपहरण कर सकता था। उसने काफी दिमाग दौड़ाया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद कार एक जगह जाकर रुक गई। उन दोनों आदमियों ने हैरी को भी कार से उतारा और पैदल ही एक दिशा में लेकर चल दिए। जल्दी ही हैरी ने महसूस किया कि वो उन लोगों के साथ किसी इमारत में दाखिल हुआ था। 2-3 मिनट तक और चलने के बाद उसकी आंखों से पट्टी उतारकर उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। इतनी देर से पट्टी बंधी होने के कारण रोशनी का अभ्यस्त होने में उसकी आंखों को थोड़ा टाइम लगा। जब उसे ठीक से नजर आना शुरू किया तो उसने देखा कि वो एक बड़े से कमरे में एक विशाल अंडाकार मेज के किनारे की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने मेज के दूसरे किनारे पर भी एक कुर्सी रखी थी। उस पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा नकाब में छिपा था, सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थीं। हैरी ने उन आंखों को ध्यान से देखा। उसकी पुतलियां भूरी थीं। उसके सामने मेज पर एक कॉर्डलेस फोन रखा था। उसने अपनी भारी भरकम आवाज में उन लोगों से पूछा जो हैरी को इस कमरे में लेकर आए थे, इसकी तलाशी ले ली? यस सर। क्या मिला? एक रुमाल, एक पर्स और एक कंघा। इसका सामान इसे लौटा दो। उन्होंने तुरंत मेज पर हैरी का सामान रख दिया। शाबाश, अब तुम इस कमरे से जाओ और तभी आना जब मैं बुलाऊं। वो तीनों लोग कमरे से चले गए। नकाबपोश ने अब हैरी से कहा, देखो नौजवान, मैं जानता हूं कि तुम एक शातिर चोर हो। हैरी एकदम से संभल कर बैठ गया और जल्दी से बोला, अरे सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। हाँ, बिजनेसमैन। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम कौन सा बिजनेस करते हो, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हम खुद कानून के रखवाले हैं और ना ही तुम्हें कानून के हवाले करने का हमारा कोई इरादा है। हम तो बस तुमसे अपना एक काम करवाना चाहते हैं और ये काम भी तुम्हारी पसंद का ही है। हमें बस तुमसे एक चोरी करवानी है। चोरी? ये बार बार चौंकने की एक्टिंग मत करो भाई।
हमने तुम्हें बहुत सोच समझ कर चुना है। और सुनो, हम तुमको 5,000 पाउंड इस काम के लिए एडवांस देंगे और 5,000 पाउंड काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। ये लो, ये 5,000 अभी रख लो। उसने मेज़ की ड्रॉर से हजार की 5 गड्डियाँ निकालीं और हैरी के सामने फेंक दीं। क्या पूरे शहर में तुम्हें कोई और आदमी नहीं मिला? हैरी ने पूछा। देखो हैरी, यूं तो इस शहर में बहुत से चोर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा शातिर शायद ही कोई और हो। तुम अपना काम बहुत ही फुर्ती और चतुराई से करते हो, और साथ ही तुम बहुत फुर्ती से किसी के बेडरूम में पहुंचने के भी एक्सपर्ट हो। इसका एक नमूना ये रहा। ये कहकर नकाबपोश ने उसके सामने 2 फोटोग्राफ डाल दिए, जिनमें वो एक औरत के बेडरूम से अंगूठियां चुरा रहा था। उस फोटो को देखकर हैरी हैरान रह गया। ये आपके पास? इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते तो ये फ़ोटोज़ पुलिस को देकर तुम्हें गिरफ्तार करा सकते थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे जैसा शातिर चोर हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपना ये शातिरपना हमारे ऊपर मत चलाना। ये समझ लो कि जो तुम्हें भरी पूरी सड़क से दिन दहाड़े उठा सकते हैं, वो तुम्हें गोली मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। तो अब बताओ, क्या सोचा तुमने? किस चीज़ की चोरी करानी है आपको? हैरी ने गड्डियाँ उठाते हुए कहा। क्या चुराना है वो तुम्हें कल बताया जाएगा, सैम हेवार्ड के होटल में, और समय तुम्हें फ़ोन करके बता दिया जाएगा। सैम हेवार्ड का नाम सुनकर हैरी के दिमाग में धमाका सा हुआ। अब उसे याद आया कि नकाबपोश की भूरी आंखों को देखकर क्यों उसे बार बार इस बात का एहसास हो रहा था कि ये आंखें उसकी पहले देखी हुई हैं। अगर वो सैम हेवार्ड ही था तो वो आवाज़ बदलकर बोलने में भी निपुण था। ठीक है, तो फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? हैरी ने कहा। फ़िलहाल तुम जा सकते हो। कल तक खूब ऐश करो, लेकिन कल फ़ोन कॉल पर तैयार मिलना। ठीक है, ये कहकर हैरी वहाँ से उठ गया। अध्याय 12। शाम के 6 बज रहे थे। हैरी करीब 15 मिनट पहले ही फ्लैट में आया था। उसका दिमाग उस नकाबपोश और उसकी बातों में ही उलझा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके बारे में इस सीमा तक भी जान सकता है। कोई उसकी गतिविधि पर पूरी तरह से नज़र रखे था। लेकिन फिर उसे ये क्यों नहीं पता था कि आजकल वो मिसेस फ्रेंच की किस योजना पर काम कर रहा था? ये प्रश्न उसे बार बार परेशान कर रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और उधर से एक औरत की आवाज़ आई। मिस्टर हैरी ग्लेब? जी हाँ, मैं फ्रैंकलिन हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। कुछ देर पहले एक औरत को घायल अवस्था में यहाँ लाया गया है। उसके हैंडबैग से आपके नाम के क्रेडिट कार्ड और मिस डोना के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस निकला है। आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए। हैरी का दिल उछलकर हलक में आ गया। डोना कहाँ घायल हुई? और फ्रैंकलिन हॉस्पिटल कहाँ है? मैंने ये नाम पहली बार सुना है। सॉरी मिस्टर हैरी, फ्रैंकलिन हॉस्पिटल नॉर्थ साइड में है, और मिस डोना की कार हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी। वो ठीक तो है ना? उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन आपका यहाँ पहुँचना आवश्यक है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। रिसीवर रखकर हैरी फुर्ती से बाहर लपका और दरवाजे से निकलते ही वो किसी से टकरा गया। वातावरण में एक औरत की चीख गूंजी और वो दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। कुछ संभलकर हैरी ने उस औरत की तरफ देखा और दूसरे ही पल मूर्खों की भांति अपनी खोपड़ी से हिलाने लगा। अरे तुम! उसके सामने डोना थी, जो डरी हुई नज़रों से उसे घूर रही थी। वो चिल्लाई, ये क्या बेहूदगी है हैरी, उठाओ मुझे। तुम डोना ही हो ना? पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं पहचानते? असल में मुझे विश्वास नहीं हो रहा डोना कि तुम्हारी आत्मा इतनी जल्दी मेरा पीछा करने लगेगी। क्या बकते हो? उठाओ मुझे, डोना गुर्राई। हैरी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से ऊपर उठाया और फिर बोला, ओह, लगता है तुम जिंदा हो। क्या मतलब? मतलब तो मेरी समझ से भी बाहर है डोना। अगर ये तुम ही हो तो फिर वो कौन है? वो कौन? वो टेलीफोन, हॉस्पिटल। डोना उसे धकेलती हुई कमरे में ले गई और बोली, ये क्या बकवास है? ठीक से बताओ, चक्कर क्या है? हैरी ने उसे फ़ोन वाली सारी बात बताई। अब बदहवास होने की बारी डोना की थी। ओह माय गॉड, आज करीब 3 बजे मार्था मेरे ऑफिस आई थी। वो अपनी माँ के पास जाने वाली थी। मुझे साथ लेकर वो शॉपिंग पर जाना चाहती थी, और शॉपिंग के बाद उसने मुझे फिर से ऑफिस में ड्रॉप कर दिया था और खुद नॉर्थ साइड की तरफ अपनी माँ के पास जाने के लिए रवाना हो गई थी। उसके जाने के करीब 1 घंटे बाद मुझे याद आया कि मेरा हैंडबैग उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर रह गया था। अब हैरी को सब कुछ समझ में आ गया। ओह, तो इसका मतलब ये है डोना कि तुम्हारी सहेली का कहीं एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारा हैंडबैग उसके पास होने के कारण वो लोग उसे डोना समझ बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा हैरी।
तो फिर चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। हैरी ने मेज़ पर रखी गाड़ी की चाबियां उठाईं और दोनों फुर्ती से बाहर निकल गए। अगर सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा ना होता तो उन्हें नॉर्थ साइड हॉस्पिटल पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगते, लेकिन शाम को सड़कों पर ट्रैफिक का सैलाब उमड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें वहां पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए। वो लड़की मार्था ही थी। उसे होश में देखकर डॉना उसकी तरफ लपकी। कैसी हो मार्था? मार्था के सिर और कंधे पर पट्टियां बंधी थी और दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा था। उसके पास एक वृद्ध दंपत्ति खड़े थे। पुरुष ने आगे बढ़ते हुए डॉना से कहा, मैं मार्था का पिता हूँ और ये उसकी माँ है। हमें खेद है बेटी कि पुलिस मार्था की कार में तुम्हारा हैंडबैग देखकर भ्रम में पड़ गई। वो इसे डॉना समझ बैठी और उन्होंने तुम्हारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जल्दी ही मार्था को होश आ गया। तब उसने हॉस्पिटल वालों को अपना सही परिचय दिया और तब पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया। हम भी बस अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। अंकल, कोई खतरे की बात तो नहीं है? डॉना ने पूछा। मार्था अब खतरे से बाहर है, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी दाईं टांग की हड्डी टूट गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इसे कम से कम 2 साल व्हीलचेयर पर बिताने होंगे। ये सुनते ही मार्था की रुलाई फूट पड़ी। डॉना उसके पास गई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। चिंता मत करो, तुम जल्द ही अच्छी हो जाओगी। अरे डॉना, मैं 2 साल कैसे गुजारूंगी? देखो मार्था, होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मार्था को ढाढ़स बंधाने में डॉना को काफ़ी देर लग गई। करीब 1 घंटे बाद जब वो वहाँ से निकले तब तक 9:30 बज चुके थे। अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। स्टैनहॉप होटल का साइन बोर्ड देखकर उन्होंने तय किया कि खाना वहीं खा लिया जाए। खाना खाने के बाद वो हैरी के फ्लैट पर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में डॉना ने हैरी से सवाल किया, हैरी डियर, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? देखो डॉना, तुम जानती हो मुझे शादी जैसे बंधन में बंधना मंजूर नहीं है। मैं आज़ाद पंछी हूँ और आज़ाद ही रहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? जब तक चल सकता है चला लो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी जब तक हम अपनी प्लानिंग में सफल नहीं हो जाते तब तक इस बारे में सोचना भी बेकार है डियर। पहले हम अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा तो इकट्ठा कर लें। डॉना एक गहरी सांस लेकर चुप हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, उसने कहा। जब वो दोनों घर पहुंचे तो 11 बज चुके थे। बिल्डिंग के गेट में दाखिल होते समय हैरी की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो गेट के सामने सीढ़ियों पर खड़ा अखबार पढ़ रहा था। हैरी को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फ्लैट में दाखिल होने के 3 मिनट बाद ही फ़ोन की घंटी बजी। ज़रा देखना तो डॉना, किसका फ़ोन है? हैरी ने कहा। डॉना ने रिसीवर उठाया और उधर से एक औरत ने कहा, क्या मिस्टर हैरी ग्लेब से बात हो सकती है? मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने अभी अभी फ्लैट में प्रवेश किया है। क्या मतलब? तुम हमारी जासूसी करा रही हो? दूसरी तरफ से हंसी की हल्की सी आवाज़ आई। ये बात नहीं है मिस डॉना, मेरा हैरी ग्लेब से मिलना बहुत ज़रूरी था। 6:30 बजे से ट्राई कर रही हूँ। आखिर मैंने एक दोस्त को वहाँ भेज दिया कि जैसे ही मिस्टर ग्लेब वहाँ आए मुझे सूचना दे दी जाए। ठीक है, लो हैरी, बात कर लो। डॉना ने मुंह बनाते हुए रिसीवर हैरी को दे दिया। यस, हैरी ने रिसीवर हाथ में लेकर कहा। मिस्टर हैरी ग्लेब, मैं स्टेला बोल रही हूँ, स्टेला माइक, विमेन लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन। मुझे विश्वास है कि मेरा नाम आपके लिए अजनबी नहीं होगा, लेकिन हम तो कभी मिले नहीं हैं। मैं आपको नहीं पहचानता। उससे क्या फ़र्क पड़ता है हैरी? जो काम आज तक नहीं हुआ वो आज हो सकता है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है और मुझे बताया गया है कि मेरा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आपको शायद किसी ने गलत बताया है मिस स्टेला, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ। तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ हैरी। बिल्डिंग के गेट पर तुम्हारा पुराना दोस्त जैक्सन खड़ा है, उसके साथ चले आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और उसने फटाक से फ़ोन काट दिया। रिसीवर नीचे रखते हुए हैरी के दिमाग में झमाका सा हुआ। उसकी आंखों में उस व्यक्ति का चेहरा उभर आया जिसे उसने निचले दरवाजे के निकट खड़े अखबार पढ़ते देखा था। अब उसे सब याद आ गया। वो जैक्सन था। वो भी हैरी की ही तरह एक चोर था जिससे कई साल पहले एक बार उसकी मुठभेड़ हुई थी। फिर एक बार जैक्सन ने पुलिस से पकड़वाने की धमकी देकर उसे अपने साथ चोरी करने पर मजबूर किया था। पुलिस की धमकी के कारण हैरी को उसका साथ देना पड़ा था, लेकिन उस चोरी से हैरी को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही थे। जैक्सन ने स्टेला को न सिर्फ उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, बल्कि वो उसे साथ ले जाने के लिए भी तैयार था। हैरी को विश्वास था कि वो इस बार भी इनकार नहीं कर सकेगा। तभी डॉना की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कौन थी ये लड़की? स्टेला माइक,
विमेन लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन। स्टेला माइक? वो तो बहुत ही खतरनाक औरत है हैरी, तुम उसे ज़रा बच के रहना। वैसे वो क्या कह रही थी? उसे मुझसे कुछ काम है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तुम उससे सावधान रहना हैरी, कहीं वो तुम्हें फंसा ना दे। फंस तो मैं वैसे भी चुका हूँ डॉना। क्या मतलब? उसे मेरे बारे में बताने वाला जैक्सन है, और तुम जानती हो कि जैक्सन एक बार पहले भी मुझे फंसा चुका है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच निकला था। जैक्सन? वो यहाँ कैसे आ गया? मुझे कैसे पता होगा डॉना, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। ये कहकर हैरी बाहर निकल गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, एक तरफ खड़ा जैक्सन अखबार मोड़कर जेब में डालते हुए उसके नज़दीक आ गया। हेलो हैरी, उस साइड चलो, मेरी कार वहीं पर है। क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते जैक्सन? अरे तुम्हारा तो यही धंधा है ना, चोरी करना। तो कभी कभार अगर मैं तुम्हें कोई क्लाइंट सप्लाई कर दूं तो तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। मुझे किसी कमीशन एजेंट की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है भविष्य में तुम मुझे इन सारी बातों से दूर ही रखोगे। जैक्सन सिर्फ मुस्कुरा दिया। गाड़ी के पास पहुंचकर दोनों गाड़ी में बैठ गए और जैक्सन ने कार आगे बढ़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? हैरी ने पूछा। अब यहाँ की सड़कें तुम्हारे लिए अनजान तो है नहीं हैरी। वैसे बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी क्लाइंट का प्रोग्राम कल किसी भी समय सैम हेवॉर्ड के होटल में तुमसे मुलाकात करने का था, लेकिन कुछ खास कारणों से उसे तुमसे आज ही मिलना पड़ रहा है। और अब जब टाइम बदल गया है तो जगह भी बदलनी ही थी। ओह, हैरी ने एक गहरी सांस ली। वो तो समझ रहा था कि सैम के होटल में मिलने वाला कोई और क्लाइंट था, लेकिन जैक्सन की बातों का मतलब ये था कि कल सैम हेवॉर्ड के होटल में उसकी मुलाकात स्टेला माइक से ही होनी थी, जो कि कल ना होकर आज हो रही थी। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी विभिन्न सड़कों पर घूमती हुई पार्क एवेन्यू में एक 10 मंजिला इमारत के सामने रुक गई। इमारत में दाखिल होकर जैक्सन नॉर्मल लोगों के उपयोग में आने वाली लिफ्ट की तरफ ना जाके उस लिफ्ट की तरफ बढ़ गया जो पेंट हाउस के अधिकार में थी। 10वीं मंजिल पर पेंट हाउस के गलियारे में वो लिफ्ट से बाहर निकले। जैक्सन उसे एक कमरे के सामने ले गया और उसने उसे अंदर जाने को कहा। वो खुद दूसरे कमरे में चला गया। हैरी कमरे में जाकर एक सोफे के करीब खड़ा हो गया और कमरे को देखने लगा। विमेन लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन मिस स्टेला माइक के बारे में अखबारों के माध्यम से वो थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतने भव्य राजसी ठाट बाट के साथ जिंदगी बिताती होगी। कुछ देर के बाद अंदर के दरवाजे से स्टेला माइक ने कमरे में प्रवेश किया और हैरी अपनी जगह से करीब करीब उछल ही पड़ा। उसके सामने स्टेला माइक खड़ी थी, जो एक खास तरह की ड्रेस में पूरी तरह से कयामत ढा रही थी। उसकी उम्र 28 से ज़्यादा नहीं होगी। उसकी दिलकश मुस्कुराहट किसी भी मर्द के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। उसने अंदर आते हुए कहा, वेलकम मिस्टर ग्लेब। अरे, तुम मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? बैठ जाओ। हैरी बैठ गया और बोला, अब बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे ख्याल से क्या कारण हो सकता है तुम्हें यहाँ बुलाए जाने का? स्टेला माइक ने बड़ी अदा से पूछा। मैं वही जानना चाहता हूँ मिस माइक कि तुम क्या चीज़ चोरी कराना चाहती हो, और इसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? कैसा ड्रामा? पहले मेरा किडनैप कराना, फिर एक नकाबपोश द्वारा मौत की धमकी दिलवाना और 10,000 पाउंड का लालच देना, जिनमें से 5,000 पाउंड मुझे ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो। अब जब एडवांस ले लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब किसी काम के लिए हाँ कर देता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। हाँ, वो मुझे मालूम है, स्टेला ने कहा। क्या जैक्सन को ये पता है कि तुम क्या चीज़ चोरी कराना चाहती हो? नहीं। और वो नकाबपोश कौन था? यूँ समझ लो कि वो एक काला चोर है जो भूत की तरह हर दम तुम्हारे सिर पर सवार रहेगा। और अगर मैं तुम्हारा ये काम ना करूं तो? मत करो, बस एक गोली काफ़ी होगी तुम्हारे लिए। मैं मरने से डरता नहीं हूँ मिस स्टेला। स्टेला ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी। ये आज का बहुत ही बढ़िया जोक था। कहना बहुत आसान है मिस्टर हैरी, लेकिन जब मौत सिर पर आती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो इसलिए तुम्हारी इन बातों में तो मैं नहीं आने वाली हूँ। और अब सुनो, जहाँ तक जैक्सन का संबंध है, आज के बाद तुम उसकी सूरत भी नहीं देखोगे। और रही नकाबपोश की बात, तो सुन लो, पहले हमने उसी के द्वारा तुमसे काम लेने का निर्णय किया था, लेकिन अचानक ही हमने अपना फैसला बदल दिया है और इसीलिए हम कल की बजाय आज ही तुमसे मिल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करो। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि क्या चोरी करवाना चाहती हो?
कॉन्टैक्ट लेंस, स्टेला ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी की हैरानी की सीमा नहीं थी। उसने कहा, कॉन्टैक्ट लेंस? ये तो बाजार में भतेरे मिल जाते हैं, इनकी कीमत चंद डॉलर से ज्यादा नहीं होती, तो तुम इनके लिए 10,000 पाउंड क्यों खर्च कर रही हो? मैं भी जानती हूँ कि बाजार में ये चीज़ चंद डॉलर्स के बदले मिल सकती है, लेकिन इस बारे में तुम्हें किसी भी तरह के सवाल जवाब करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, सवाल नहीं करूँगा, लेकिन चोरी की चीज़ के बारे में मुझे और डिटेल्स चाहिए। स्टेला ने उठकर ड्रेसर की ड्रॉर से एक फ़ोटोग्राफ निकाला। इस फोटोग्राफ को गौर से देखो हैरी, इससे तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पूरा विवरण मिल जाएगा। हैरी ने फोटोग्राफ को ध्यान से देखा। उसके बीचों बीच 2 बिंदु दिखाई दे रहे थे। हर एक बिंदु मसूर की दाल के दाने के बराबर था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से 2 पुतलियां निकालकर कागज पर रख दी गई हों। हैरी को यह अंदाज़ा लगाने में मुश्किल नहीं हुई कि जिन आंखों के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंस लिए गए थे या इस्तेमाल में लाए जा रहे थे, उनका रंग नीला था। उन बिंदुओं के नीचे आईसाइट नंबर और डायग्राम भी बना हुआ था। स्टेला ने कहा, इस आईसाइट नंबर और डायग्राम के कॉन्टैक्ट लेंस बाजार में आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे यही वाले चाहिए। और असली और नकली का तुम्हें कैसे पता चलेगा? हैरी ने पूछा। स्टेला बड़ी अदा से मुस्कुराई और बोली, मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे मैं असली नकली का पता आसानी से लगा सकती हूँ। देखो स्टेला, मैं ये सब तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम कल को ये ना कह दो कि ये वो वाले लेंस नहीं हैं जो तुम्हें चाहिए थे। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि मैं तुमसे कोई धोखा करूँगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मेरे कुछ उसूल और नियम हैं। मैं धंधे में धोखेबाजी पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें ठीक वही चीज़ ला कर दूंगा जिसके लिए तुम मुझे पैसा दे रही हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें देश का अहित होता हो। और एक बात और, अगर मैं ये लेंस चोरी करते हुए पकड़ा गया तो क्या होगा? उससे तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी ज़मानत का इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा। और अब ये भी बता दो कि ये कॉन्टैक्ट लेंस मिलेंगे कहाँ? ये लेंस रबेका नाम की एक लड़की की आंखों में लगे हुए हैं। कहाँ रहती है लड़की? वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास, पैन एम एयरलाइंस की इमारत के पास, ग्रे बिल्डिंग की 3री मंजिल के एक फ्लैट में रहती है। फ्लैट नंबर क्या है? स्टेला ने उसे फ्लैट नंबर बताया, फिर बोली, लेकिन वो कॉन्टैक्ट लेंस तुम्हें इस तरह से चोरी करने हैं कि रबेका को इसका पता ना चल सके। हैरी मुस्कुराया। वो तो जाहिर है, अगर पता ही चल जाए तो उसे चोरी कौन कहेगा। अच्छा, ये लेंस तुम्हें कब तक चाहिए? इसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते की मोहलत दी जा सकती है। ठीक है, अब मैं चलूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ सकती हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चला जाऊँगा। और हैरी कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 13। हैरी ग्लेब सुबह 9 बजे स्टेला के बताए पते पर पहुँच गया, लेकिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर पहुंचकर उसे निराशा का सामना करना पड़ा। स्टेला ने जो फ्लैट नंबर बताया था उस पर ताला पड़ा था, और इतना ही नहीं, उस फ्लोर के बाकी सारे फ्लैट्स पर भी ताला लगा हुआ था। हैरी मुंह लटकाए नीचे आ गया। अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो बिल्डिंग के चौकीदार के पास जाकर उससे रबेका के बारे में जानकारी प्राप्त करे। वो चौकीदार के पास गया। वो एक बूढ़ा निग्रो था, उम्र होगी कम से कम 75 साल। हैरी ने जब उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो मोटे नंबर के लेंसों वाले चश्मे को ठीक से आंखों पर जमाता हुआ आया। यस यंग मैन, कौन हो तुम? क्या चाहिए? देखिए, मैं 3री मंजिल के फ्लैट C17 में रहने वाली मिस रबेका के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अरे जाओ बाबा, हम किसी रबेका को नहीं जानते। बूढ़े निग्रो को हैरी कोई दिलफेंक नौजवान लगा, इसीलिए उसने उसे टालने की कोशिश करते हुए कहा। हैरी ने तुरंत अपनी जेब से $5 का नोट निकाला और बोला, अब शायद तुम मेरी कोई सहायता कर सको। बूढ़े ने गौर से हैरी को देखा, फिर बोला, मिस रबेका C17 3री मंजिल पर जो रहती है? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो तो इस वक्त अपने फ्लैट में नहीं होगी, सुबह 7 बजे ही ऑफिस चली जाती है। उसका ऑफिस कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो वापस किस समय आती है? शाम को 6 बजे के बाद। उसे यहाँ आए कितना टाइम हुआ है? वो सिर्फ 20 दिन पहले ही यहाँ आई है, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि वो किस ऑफिस में काम करती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि उसने ये फ्लैट कितने दिनों के लिए लिया है? हाँ पता है, उसने 2 महीने का किराया एडवांस देकर ये फ्लैट लिया है। अब ये नहीं पता कि कब तक रहेगी। और उसके पड़ोस वाले फ्लैट में कौन रहता है? कोई नहीं। और उसके बराबर वाले में? अरे भाई, इस बिल्डिंग को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसीलिए इसके ज़्यादातर फ्लैट खाली पड़े हैं।
उसी मंजिल के कॉरिडोर के आखिरी फ्लैट में मेरी ही तरह के 2 बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। उन दोनों का एक छोटा सा बुक स्टॉल है। वो सुबह ही 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और रात को करीब 11 बजे वापस आते हैं। अच्छा ठीक है, रेबेका शाम को ऑफिस से आने के बाद कहीं जाती है? मेरे ख्याल से तो नहीं जाती। कोई उससे मिलने आता है? मैंने तो नहीं देखा किसी को मिलने आते। तुम पहले आदमी हो जो उसके बारे में पूछताछ कर रहे हो। वो तो अपने कमरे में बंद मोटी मोटी किताबों में ही उलझी रहती है। हैरी ग्लेब उसे धन्यवाद देकर बिल्डिंग से निकल गया। अब फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था। जब तक उसे रेबेका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त ना हो जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। और रेबेका के साथ वाला फ्लैट खाली था तो उसके दिमाग में एक योजना कुल बुलाने लगी। वो थोड़ी देर तक योजना का ताना बाना बुनता रहा, फिर उसने उस पर अमल करने का फैसला ले लिया। इसी के साथ उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। अब वो डॉना की तरफ जा रहा था। उसकी योजना में डॉना ही मुख्य पात्र थी। डॉना के ऑफिस से कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी रोक ली और उतरकर रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ के टेलीफोन बूथ में जाकर उसने डॉना के ऑफिस में फ़ोन मिलाया और उसके फ़ोन पर आने के बाद बोला, हेलो डॉना, मैं हैरी बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें ऑफिस से कुछ देर छुट्टी मिल सकती है? छुट्टी? क्या हुआ? तुम हो कहाँ? तुम्हारे ऑफिस से बस थोड़ी ही दूर एक रेस्टोरेंट है, वहीं से बोल रहा हूँ और सब ठीक है। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। अब रहने भी दो, तुम्हें मुझसे इतना भी प्रेम नहीं है जो यूँ ऑफिस से फ़ोन करके बीच में मुझे बुलाओगे। तुम आ रही हो या नहीं? अच्छा रुको, आती हूँ। थैंक यू डियर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो रेस्टोरेंट में एक टेबल पर जाकर बैठ गया। 15 मिनट बाद डॉना आई और उसने दोनों के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने डॉना को सारी बात बताई। डॉना ने चिंता भरे स्वर में कहा, ये औरत बहुत ही चालाक है। मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम बहुत चिंता करती हो डॉना, कुछ नहीं होगा। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? लेकिन फिर मम्मी की योजना का क्या होगा? और जो तुमने उधर जूली को काम पर लगा रखा है उसका क्या होगा? देखो डॉना, इन सब कामों में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जूली अभी तक सेफ खोलने का तरीका जान नहीं पाई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग किया जाए। इससे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी और फिर हम दोनों बाद में एक अच्छी लाइफ भी बिता पाएंगे। अच्छा बोलो, मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हो? डॉना ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा। देखो, तुम्हें रेबेका के पड़ोस वाला फ्लैट किराए पर लेना है आज ही। हो सकता है कल तक ये मौका हाथ से निकल जाए। ठीक है, मैं आज शाम को उधर से होते हुए आ जाऊंगी। कितने टाइम के लिए लेना है फ्लैट? 1 महीने के लिए। और ये लो पैसे, किराया पेशगी दे देना। हैरी ने उसे पैसे दिए और फ्लैट का पता भी लिखवा दिया। फिर वो बोला, मैं चाहता हूँ डॉना कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करो और उसके बाद हम थिएटर भी जाएंगे। ठीक है, मैं सारा काम करके पहुँच जाऊँगी। और सुनो, तुम अपनी मम्मी से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। मेरा मतलब है स्टेला, माइक और रेबेका के बारे में। तुम उन्हें इस संबंध में कुछ भी नहीं बताओगी। लेकिन ये तो गलत बात होगी हैरी, हमें उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। नहीं माय डियर डॉना, हमें उनको इस बारे में कुछ नहीं बताना है। वो हमें हरगिज़ ऐसा करने की आज्ञा नहीं देंगी, इसलिए हम उन्हें बताने का रिस्क नहीं ले सकते। ओके हैरी, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, बस इतनी ही देर के लिए ऑफिस से आई थी। डॉना के दरवाजे से बाहर जाने के बाद हैरी भी उठा और बाहर निकल गया। अध्याय 14। शाम को ठीक 7 बजे डॉना हैरी के फ्लैट पर पहुंच गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने हैंडबैग से एक चाबी निकाली और हैरी की तरफ उछाल दी। ये लो उस फ्लैट की चाबी। कौन से फ्लैट की है? 16 की या 18 की? 18 की। अच्छा, रेबेका से मुलाकात हुई? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम उसके बारे में जानकारी ज़रूर ही प्राप्त करना चाहोगे। गुड, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने डॉना, तुम वाकई बहुत समझदार हो। अब बताओ, रेबेका के बारे में क्या पता चला? वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च करने वाली एक कंपनी में काम करती है। खुद भी आर्कियोलॉजी की स्कॉलर है। इस कंपनी में मिस्र यानी इजिप्ट के संदर्भ में उसे एक्सपर्ट समझा जाता है। वो वैली ऑफ किंग्स में प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर हेनरी क्लासिस के साथ भी काम कर चुकी है। इरामिक, हेटी और इब्रानी भाषाओं की पूरी तरह से नॉलेज है उसे। गुड। ऑफिस से आने के बाद शाम को वो क्या करती है? हैरी ने पूछा। उसकी कंपनी इन दिनों टिलियास नाम की एक जगह पर खुदाई कर रही है। वहाँ से उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं। रेबेका आजकल उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च कर रही है। क्या ये काम वो घर पर भी करती है? अरे नहीं, रिसर्च का काम तो वो ऑफिस में ही करती है। घर आने के बाद तो उन चीज़ों से संबंधित किताबों को पढ़ती है।
ठीक है, बढ़िया। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 8 बजे तक डिनर के लिए होटल पहुंचना है। अध्याय 15। रात के 2 बजे जब हैरी ग्रे बिल्डिंग में घुसा तो वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चौकीदार बूढ़ा निग्रो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था और बिल्डिंग में जो थोड़े बहुत लोग रहते थे वो भी अपने फ्लैटों की लाइटें बुझाए सो रहे थे। होटल में डिनर के बाद हैरी डोना को साथ लेकर ब्रॉडवे चला गया था। 1:30 बजे शो खत्म होने के बाद इस बिल्डिंग के सामने हैरी को ड्रॉप करके डोना अपने घर चली गई थी। हैरी टहलता हुआ बिल्डिंग में दाखिल हुआ और लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाय सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चला गया। पूरा गलियारा एकदम सुनसान पड़ा था। हैरी ने जेब से टॉर्च निकाली और उसकी लाइट में चलता हुआ एक पल के लिए रेबेका के फ्लैट के सामने रुका और फिर 18 नंबर फ्लैट के सामने पहुंच गया। जेब से चाबी निकालकर उसने ताला खोला और अंदर जाकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट जलाकर उसने कुछ देर पहले कमरे का निरीक्षण किया, फिर दूसरे कमरे में चला गया। ये बेडरूम था जिसकी खिड़कियां पिछली गली में खुलती थीं। हैरी ने खिड़की के सामने पर्दे खींच दिए और इस कमरे को भी ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद वो उस दीवार के नज़दीक पहुंचा जिसके दूसरी तरफ संभवतः रेबेका का बेडरूम होना चाहिए था। गहरी नज़रों से वो दीवार को ताकता रहा और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक उभर आई। दीवार पर छत से करीब 1 फीट नीचे करीब 1 इंच डायमीटर का प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ था। ये पाइप उसके ड्राइंग रूम से निकलता था और कुछ फुट आगे जाकर बेडरूम की दीवार में गायब हो रहा था। हैरी बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। दीवार के ऊपर से होता हुआ वही पाइप नीचे आकर एक सॉकेट से मिल रहा था। हैरी तुरंत समझ गया ये टेलीफोन की लाइन थी। वो फिर से बेडरूम में आया और एक बार फिर उस पाइप को देखने लगा जो दूसरे फ्लैट में जा रहा था। उसे आश्चर्य भी हुआ कि 2 फ्लैटों में टेलीफोन की एक ही लाइन भला कैसे हो सकती थी। लेकिन फिर उसे विचार आया कि संभव है ये दोनों फ्लैट पहले किसी आदमी ने एक साथ ही किराए पर लिए हों और टेलीफोन की लाइन एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जोड़ दी हो, लेकिन बाद में उसने ये दोनों ही फ्लैट छोड़ दिए हों और टेलीफोन की लाइन को उसी तरह से रहने दिया गया हो। अब बहरहाल वास्तविकता जो भी रही हो, लेकिन ये सिचुएशन हैरी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी। उसने कोट उतारकर कुर्सी के हत्थे पर डाला और फिर जूते उतारकर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। अब उसे जो कुछ भी करना था वो सुबह ही करना था। अध्याय 16। खटके की आवाज़ से हैरी की आंख खुली। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा, 6:30 बज रहे थे। ये आवाज़ दूसरे फ्लैट से सुनाई दे रही थी। वो समझ गया कि बूढ़े दंपत्ति अपने बुक स्टॉल पर जा रहे हैं। फिर ठीक 7 बजे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ ही गलियारे में दूर होते कदमों की चाप। कदमों की चाप से स्पष्ट था कि ये कोई औरत थी जिसने हाई हील के सैंडल पहन रखे थे। हैरी समझ गया कि ये रेबेका थी जो ऑफिस जा चुकी थी। आधे घंटे के बाद हैरी बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर किचन में घुस गया। उसकी आशा के अनुसार ही डोना ने कल शाम फ्लैट की चाबी लेने के बाद चाय कॉफ़ी से संबंधित ज़रूरी सामान भी किचन में पहुंचा दिया था। उसने चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर पीने लगा। अब वो रेबेका और उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में सोच रहा था जो उसे चोरी करने थे। वो सोच रहा था कि ये उसके जीवन का बहुत ही मुश्किल केस सिद्ध होगा। अभी तक वो अपने दिमाग में किसी योजना को सही रूप नहीं दे पाया था जिस पर अमल करके वो इन लेंसेज को चुरा सकता। इतना तो वो भी जानता था कि कुछ लोग रात को सोते समय चश्मे की तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज को भी उतार कर रख देते हैं। अगर रेबेका भी रात को लेंसेज उतार कर सोती थी तो फिर उनको चुराने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो रात में लेंस उतार ही देती हो, और ऐसी स्थिति के लिए उसे कोई तरकीब सोचनी थी जो अभी तक उसके दिमाग में नहीं आई थी। चाय खत्म करने के बाद उसने खाली कप किचन में रखा और कमरे में वापस आकर पलंग के नीचे से कैनवास का वो थैला निकाल लिया जिसके बारे में कल उसने डोना को विशेष रूप से निर्देश दिया था। उस थैले में एक छोटा सा रिंच प्लास, कुछ स्क्रू ड्राइवर और इसी तरह के और औजार भरे हुए थे। वो थैला लेकर बेडरूम में आया और उस जगह को देखने लगा जहाँ से टेलीफोन के तार वाला पाइप दूसरी तरफ जा रहा था। ये जगह काफ़ी ऊंची थी। उसने दूसरे कमरे में पड़ी राइटिंग टेबल उठाकर दीवार के नज़दीक रखी और फिर उस पर चढ़कर पाइप को देखने लगा। जिस जगह से पाइप दीवार में अंदर गया था वहाँ एल्बो के द्वारा जोड़ लगा हुआ था और इसी तरह का जोड़ निश्चित रूप से दूसरी तरफ भी था। हैरी ने अनुमान लगाया कि ये दीवार 6 इंच मोटी थी, जिसका मतलब था कि पाइप के दोनों जोड़ों के बीच पाइप का 6 इंच का ही टुकड़ा लगा हुआ था। कुछ देर तक वो एल्बो के जोड़ को देखता रहा, फिर थैले में से रिंच निकालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी ही कोशिश के बाद उसने जोड़ की एल्बो निकालकर नीचे रख दी।
अब समस्या उस पाइप की थी जो दूसरी तरफ की एल्बो से जुड़ा था। वो छोटे पाइप को घुमाने लगा। घुमाने से जोड़ की चूड़ियाँ खुलती चली गईं और चंद सेकंड बाद 6 इंच लंबा पाइप का टुकड़ा दीवार और एल्बो से निकलकर उसके हाथ में आ गया। दूसरी तरफ के पाइप में एल्बो अभी भी फिट थी और हैरी को विश्वास था कि जब तक उसको बहुत ध्यान से ना देखा जाए तब तक दूसरी तरफ से दीवार के अंदर आने वाले पाइप के खुले जोड़ को नहीं देखा जा सकता था। उसने पाइप का टुकड़ा नीचे रख दिया और फिर सुराख से दूसरी तरफ झांकने लगा। ये छेद करीब 1.25 इंच डायमीटर का था। इससे सिर्फ सामने वाली दीवार को देखा जा सकता था। हैरी कुछ पलों तक वहां से झांकता रहा, फिर मेज पर से नीचे उतर गया। दूसरे कमरे में आकर कुर्सी पर पड़े कोट की जेब से उसने कोई चीज़ निकाली जो पेन से मिलती जुलती थी। फिर वो दोबारा बेडरूम में आकर मेज पर चढ़ गया। ये स्नूपर था। ये स्नूपर साधारण पेन से कुछ मोटा था, लेकिन उसे खींचकर ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता था। स्नूपर के अगले भाग पर कैमरे की तरह लेंस लगा हुआ था और पिछली तरफ आंख लगाकर कैमरे की ही तरह उसे देखा जा सकता था। इस स्नूपर में एक खास बात और थी। इसके आगे के हिस्से को हर तरफ मोड़ा जा सकता था, जबकि पिछले भाग में एक जगह पर लेंस को एडजस्ट किया जा सकता था। हैरी ने स्नूपर को खींचकर उसे उसकी असली लंबाई से दुगना कर लिया और उसे दीवार में दाखिल करके आगे को धकेलने लगा। स्नूपर का लेंस वाला भाग दीवार के छेद से करीब आधा इंच दूसरी तरफ निकल चुका था। उसने पिछले भाग से आंख लगा दी और छोटा सा बटन दबा दिया। दीवार से दूसरी तरफ निकला हुआ लेंस का भाग अब धीरे धीरे घूमने लगा। रेबेका के कमरे का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। सामने वाली दीवार के साथ राइटिंग टेबल पड़ी थी जिस पर कुछ मोटी मोटी किताबें थीं। मेज के साथ ही एक बुक शेल्फ था जिसमें और भी बहुत सारी किताबें भरी हुई थीं। दूसरी दीवार के साथ एक बेड था जिसके साथ एक अलमारी भी फिट थी। बेड पर भी 2-3 किताबें बिखरी दिखाई दे रही थीं। बेड के साथ ही काफ़ी बड़ी टेबल थी जिस पर नाश्ते के बर्तन रखे थे। इसका मतलब ये था कि आज शायद रेबेका को देर हो गई थी, जिसके कारण वो जूठे बर्तन वहीं छोड़कर ऑफिस चली गई थी। हैरी कुछ देर तक स्नूपर की सहायता से कमरे का अध्ययन करता रहा। इस स्नूपर की एक विशेषता ये भी थी कि इसकी मदद से रात के अंधेरे में भी देखा जा सकता था। फिर उसने स्नूपर को दीवार के छेद से निकाल लिया और उसे फोल्ड करके मेज से उतरकर ड्राइंग रूम में आ गया। फिर स्नूपर को कोट की पॉकेट में डालकर अपना कोट पहनकर बाहरी दरवाजे की तरफ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो गलियारा सुनसान था। वो पिछले जीने की तरफ चला गया क्योंकि लिफ्ट से सामने वाली सीढ़ियों का प्रयोग करना उसने उचित नहीं समझा था। ग्रे बिल्डिंग से निकलकर वो कुछ देर अकारण ही इधर उधर घूमता रहा। फिर एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करके एक टैक्सी पकड़कर वो पार्क एवेन्यू की तरफ चल दिया। रेबेका का ऑफिस वहीं पर था। वो उसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने अपना इरादा बदल दिया। वो खुद रेबेका के सामने नहीं जाना चाहता था, तो उसने सोचा कि इस काम के लिए वो एक बार फिर से डॉना की ही सेवाएं लेगा। उसने टैक्सी वाले को अपने घर का पता बताकर वहां चलने के लिए कहा। घर जाकर उसने डॉना को फ़ोन करके शाम को अपने घर बुलाया और उसके बाद पढ़कर सो गया। शाम को 6:15 पर डॉना उसके घर पहुंची। अरे हैरी, तुम्हें तो रेबेका के साथ वाले फ्लैट में होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे? रेबेका शाम को 6 बजे ऑफिस से घर जाती है, तो मैं अभी वहाँ जाकर क्या करता? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें रेबेका के ऑफिस जाना है और वहाँ उसके बारे में जो भी पता चल सके पता करना है। वो ऑफिस में किन किन लोगों से मिलती है, कितना बिजी रहती है, ऑफिस में उसके सबसे नज़दीकी आदमी कौन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कल तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मम्मी घर पर इंतज़ार कर रही होगी। डॉना के जाने के बाद हैरी भी उठा। कपड़े बदल कर वो बाहर गया और रास्ते में से कुछ खाने पीने और नाश्ते का सामान खरीद कर फिर से रेबेका के साथ वाले फ्लैट पर चला गया। अध्याय 16। क्योंकि शाम के समय आमतौर पर बिल्डिंग में लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए हैरी ने अंदर जाने के लिए इस बार भी पिछली सीढ़ियों का प्रयोग किया। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो रेबेका के फ्लैट में रोशनी हो रही थी, जिसका मतलब था कि वो घर आ चुकी है। सावधानी से अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर हैरी अंदर चला गया। फिर गेट बंद करके उसने कोट की जेब से स्नूपर निकाला और उसे दीवार के छेद में फिट करके कमरे का अध्ययन करने लगा। रेबेका का बेडरूम खाली था, लेकिन दूसरे कमरे से बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रेबेका शायद वहाँ खाना खा रही थी। स्नूपर को वहीं लगा छोड़कर हैरी मेज से नीचे उतर आया और जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगा। बाद में पता नहीं कब मौका मिलता। कुछ देर बाद जब दीवार के पार से कदमों की आहट आई तो वो फुर्ती से मेज़ पर चढ़कर स्नूपर से आंख लगाकर उधर का जायज़ा लेने लगा। जैसे ही रेबेका स्नूपर के फोकस पर आई, हैरी की आंखों की चमक में वृद्धि हो गई। रेबेका की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रही होगी।
उसे ब्यूटी क्वीन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इतनी सुंदर ज़रूर थी कि राह चलते लोग मुड़कर उसे देखने पर मजबूर हो जाएं। वो राइटिंग टेबल के पास खड़ी अलग अलग किताबें उठाकर देख रही थी। पास ही मेज़ पर चाय या कॉफ़ी का कप रखा था जिसमें से भाप उठ रही थी। आखिरकार रेबेका ने एक मोटी सी किताब निकाली और कुर्सी पर बैठकर उसे पढ़ने लगी। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी ड्रिंक के घूंट भी लेती जा रही थी। हैरी 1 घंटे तक दीवार के साथ चिपका खड़ा रहा। एक पल के लिए भी स्नूपर से उसकी नज़रें नहीं हटीं और इस कारण अब उसकी आंखों में दर्द होने लगा था। जब उसने देखा कि रेबेका अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है तो आखिरकार वो मेज़ से धीरे से नीचे उतर आया। उसने इससे पहले भी कई बार स्नूपर का उपयोग किया था, लेकिन ये पहला मौका था जब वो लगातार 1 घंटे तक उससे देखता रहा था। 15-20 मिनट आराम करने के बाद वो एक बार फिर से मेज़ पर चढ़ गया। रेबेका की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया था। वो उसी तरह कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके इत्मीनान को देखकर लगता था कि वो पूरी रात शायद उसी कुर्सी पर बैठी रहेगी। कुछ देर स्नूपर से आंखें लगाए रखने के बाद हैरी फिर से मेज़ से नीचे उतर आया और फिर तो ये उसका नियम सा बन गया। हर 15-20 मिनट के बाद वो मेज़ पर चढ़कर दूसरी तरफ झांकता और हर बार रेबेका को वहीं पर बैठे देख उसके जबड़े भिंच जाते। ऐसे ही करते करते रात के 2 बज गए। अब उसके घुटने भी दर्द करने लगे थे। रेबेका अभी तक अपनी कुर्सी पर ऐसे जमी बैठी थी मानो उसे फेविकॉल से वहां चिपका दिया गया हो। इस बार बार की परेड से हैरी ना सिर्फ बुरी तरह से थक गया था, बल्कि अब तो उसकी आंखों में चुभन सी भी होने लगी थी। वो बस ये देखना चाहता था कि रेबेका सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस उतार कर कहाँ रखती है, और रखती भी है या ऐसे ही उन्हें लगाए लगाए सो जाती है। इसके बाद ही वो अपनी चोरी की योजना बना सकता था। 2:45 बजे उसने एक बार फिर से दीवार के पार झांका और ठीक उसी पल रेबेका ने भी किताब मेज़ पर रखकर कुर्सी छोड़ दी। जिसके लिए हैरी घंटों से परेशान था, आखिर वो घड़ी आ गई थी। कुर्सी से उठने के बाद रेबेका ने एक अंगड़ाई ली, लेकिन ये देखकर हैरी की सारी आशाओं पर पानी फिर गया कि रेबेका सोने जाने की बजाय एक सूटकेस में अपने कपड़े पैक करने लगी। हैरी आश्चर्य में पड़ गया। वो सोच रहा था कि रेबेका इस समय कहीं जाने की तैयारी कर रही है या फिर यूं ही बस कपड़े संभाल कर रख रही है, लेकिन अंत में जब उसने रेबेका को अपनी किताबें भी सूटकेस में रखते देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो कहीं जाने की ही तैयारी कर रही थी। शायद उसे सुबह जल्दी कहीं निकलना था, इसीलिए वो आधी रात में तैयारी कर रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद रेबेका ने सूटकेस को दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया और फिर वापस आकर बिस्तर पर अधलेटी अवस्था में एक बार फिर से उसी किताब को पढ़ने लगी। हैरी वापस मेज से नीचे उतर आया। अब उसे यकीन हो गया था कि रेबेका रात भर नहीं सोएगी। वो बस अब यही सोच रहा था कि वो कहाँ जा रही होगी। उसने निश्चय किया कि जैसे ही वो अपने फ्लैट से निकलेगी वो उसका पीछा करेगा। यूं ही इंतज़ार में बैठे बैठे 4 बज गए। हैरी ने एक बार फिर दीवार के पार झांका, लेकिन रेबेका अभी भी वैसे ही लेटी किताब पढ़ रही थी। हैरी वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। आंखों को आराम देने के लिए उसने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे नींद आती सी महसूस हुई, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक चुका था। लेकिन वो जानता था कि उसे सोना नहीं है। उसने सोच रखा था कि जैसे ही रेबेका के कमरे से कोई आहट सुनाई देगी वो तुरंत उठ जाएगा, लेकिन नींद बराबर उसकी आंखों में समाती जा रही थी। आंखों को आराम देने के लिए वो उनको बंद करके बैठा था और इसी आराम के ही कारण वो कुर्सी पर बैठे बैठे पता नहीं कब ऊँघ गया। आंख खुलते ही उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 6:30 बज रहे थे। वो हड़बड़ाकर फिर से मेज़ पर चढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ कमरा खाली पड़ा था। हैरी स्नूपर को अपनी जेब में डालकर बाहरी दरवाजे की तरफ लपका। चंद सेकंड बाद ही वो गलियारे में था। उसी समय उसे आखिरी फ्लैट में रहने वाले पति पत्नी तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते नजर आए। बिल्डिंग के बूढ़े चौकीदार के हिसाब से वो दोनों बुक स्टॉल के मालिक थे और सवेरे 6 बजे ही घर से निकल जाया करते थे, लेकिन आज शायद उनको देर हो गई थी, इसी कारण वो तेजी में दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी जैसे ही सीढ़ियों पर गायब हुए, हैरी तुरंत रेबेका के फ्लैट के सामने पहुंच गया, लेकिन फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा था। हैरी को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आने लगा कि रात भर जागने के बाद आखिरी पलों में वो क्यों सो गया था। आखिरी बार जब उसने घड़ी देखी थी तो 4 बजे थे और इस समय 6:30 बज रहे थे, और इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि रेबेका किस समय फ्लैट से निकली होगी। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि वो एयरपोर्ट गई थी, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला ही छोड़कर वो सीढ़ियों की तरफ भागा। वो दोनों पति पत्नी अभी रास्ते में ही थे। हैरी एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ उनसे आगे निकल गया। बिल्डिंग का बूढ़ा चौकीदार उस समय दूध की बोतल लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था।
हैरी चिल्लाया। रुको, क्या तुम सुबह ही सुबह $5 कमाना चाहते हो? उसके पास पहुंचकर वो हाँफते हुए बोला। बूढ़े ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ। ये बताओ कि रेबेका सुबह 4 बजे तक अपने कमरे में थी, उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई? अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम सारी रात उसके फ्लैट की निगरानी करते रहे हो? बूढ़े ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम ये $5 रखो और बस ये बताओ कि वो यहाँ से कब गई है और कहाँ गई है। मेरे ख्याल से उसके पास एक सूटकेस भी था। बूढ़े ने नोट को जेब में रखते हुए कहा। हाँ, उसके पास सूटकेस था। वो ठीक 5 बजे यहाँ से गई है। मैं ही उसके लिए टैक्सी लेकर आया था। टैक्सी लेकर वो कहाँ गई? सीधी एयरपोर्ट। अब उसे किस जहाज़ पर जाना था ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो देश से बाहर गई है और करीब 1.5 महीने बाद वापस आएगी। लेकिन तुम उसके बारे में इतने परेशान क्यों हो? अरे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस दिल का मामला है। ओहो, तुम आजकल के लड़के। इसके बाद बूढ़े निगरों ने क्या कहा ये हैरी ने नहीं सुना। वो तो वहाँ से निकल चुका था। 8:30 बजे के करीब जब वो डॉना के फ्लैट में पहुंचा तो उसकी हालत पिटे हुए जुआरी जैसी हो रही थी। डॉना के पूछने पर उसने सारी कहानी उसे कह सुनाई। तो फिर अब क्या करोगे? सारी बात सुनने के बाद डॉना ने पूछा। अरे करूँगा क्या, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर उनसे 5,000 पाउंड एडवांस ले चुका हूँ। ऐसा करता हूँ, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, तब वहाँ जाकर रेबेका के बारे में पता करूँगा। उसके बाद ही सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। फिर दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद डॉना ने हैरी से पूछा, जूली से दोबारा बात हुई? नहीं, शायद थियो ने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया है। तुम देख लेना डॉना, एक दिन ये थियो मेरे हाथों से मरेगा। तुम्हें जूली से इतनी हमदर्दी क्यों है हैरी? क्यों, क्या एक इंसान को इंसान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? और वैसे भी वो हमारे काम में हमारी मदद कर रही है। हाँ, पैसे लेकर मदद कर रही है। और हमदर्दी सिर्फ इंसानियत के नाते तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो डॉना? सिर्फ ये कि जूली को समझा देना कि अपनी लिमिट में रहे। अच्छा, लिमिट से बाहर तो तुम जा रही हो डॉना। तुम बिना वजह मुझे धमकी दे रही हो। चाहे तुम जो भी कह लो हैरी, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश करे। खैर चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। और तुम क्या करोगे? मैं थोड़ी देर में रेबेका के ऑफिस जाऊँगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अध्याय 17। 9:30 बजे के करीब हैरी ने रेबेका के ऑफिस फ़ोन किया। नंबर उसने डायरेक्टरी में से पहले ही देख कर रखा था। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया और हैरी बोला, मैं रेबेका का दोस्त बोल रहा हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से उसका कुछ सामान रखा है। कुछ देर पहले जब मैं उसका सामान लेकर उसके फ्लैट पर पहुँचा तो पता चला कि वो देश से बाहर गई है। क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ गई है? जी हाँ सर, मिस रेबेका इज़राइल गई हैं आज सुबह की फ़्लाइट से। उधर से जवाब आया। उनकी वापसी कब तक होगी? करीब 1.5 महीने के बाद। हो सकता है इससे ज़्यादा दिन भी लग जाएं। ओह, उनको तो बहुत दिन लग जाएंगे। हाँ वो तो है। तो मिस, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मिस रोज़ी है, रोज़ी स्मिथ। तो मिस रोज़ी, क्या आप मुझे रेबेका का एड्रेस दे सकती हैं? क्यों? क्योंकि मैं रेबेका का वो सामान उसके पास वापस भिजवाना चाहता हूँ। किन्हीं कारणों से अब मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। देखिए सर, फ़िलहाल मिस रेबेका के पर्सनल एड्रेस के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो नासरा में डॉक्टर सैंडो के केयर ऑफ में पत्र लिख सकते हैं। ये डॉक्टर सैंडो नासरा में कहाँ मिलेंगे? उनकी टीम इस समय नासरा के इलाके में तिलियास के निकट खुदाई का काम कर रही है। वहाँ खुदाई में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं जिन पर रिसर्च के लिए मिस रेबेका को वहाँ बुलाया गया है। ओह, थैंक यू सो मच मिस रोज़ी। मैं आज ही मिस रेबेका का सामान डॉक्टर सैंडो के केयर ऑफ में भिजवा देता हूँ। ये कहकर हैरी ने फ़ोन काट दिया। अब वो ये सोच रहा था कि अगर उसे उन कॉन्टैक्ट लेंस को प्राप्त करना है तो फिर उसे इज़राइल तक जाना पड़ेगा और वहाँ तक जाने में काफ़ी खर्चा हो सकता था। यही सोचकर उसने स्टेला माइक का फ़ोन मिलाया। उधर से एक औरत की आवाज़ आई। हेलो जी, मैं स्टेला माइक से बात करना चाहता हूँ। आपका नाम? हैरी ग्लेब। होल्ड ऑन मिस्टर ग्लेब, मिस स्टेला अभी आ रही हैं। 1 मिनट के बाद उधर से स्टेला की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ हैरी, क्या कॉन्टैक्ट लेंस मिल गए? नहीं मिस स्टेला, उससे पहले ही पंछी जाल तोड़कर उड़ गया। क्या मतलब? हैरी ने उसे पूरी कहानी बताई। ओह मिस्टर हैरी, ये तो तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई। अब तुम्हें उन लेंसेज को प्राप्त करने के लिए इज़राइल तक जाना होगा, क्योंकि तुम्हें उनको हर हाल में प्राप्त करना ही है।
ओह, हैरी ने जानबूझकर निराशा भरे स्वर में कहा, जबकि वो पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होने वाला है। स्टेला ने कहा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर हैरी। कल सुबह इजराइल जाने के लिए तैयार रहिए। आपके लिए एयरलाइंस के टिकट का इंतज़ाम आज ही करवा दिया जाएगा। आप तुरंत ही अपना पासपोर्ट मुझे भेज दीजिए। ये कहकर स्टेला माइक ने फ़ोन बंद कर दिया। अध्याय 18। नासरा तक पहुंचने के लिए हैरी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईसाई धर्म के जन्मदाता हज़रत ईसा के शहर को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसके दिमाग में इस शहर की जो तस्वीर खिंची हुई थी, असल में ये शहर उसके बिल्कुल विपरीत निकला था। शहर में जगह जगह पर चर्च दिखाई दे रहे थे, लेकिन आबादी में ईसाइयों की अधिकता होने के बावजूद चर्च वीरान पड़े दिख रहे थे, जो कि हैरी के लिए आश्चर्य की बात थी। इजराइल का ये एकमात्र शहर था जहां यहूदी अल्पसंख्यकों में थे। कुछ मुसलमान भी थे, जबकि यहूदी आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे। वो शहर की तंग गलियों में घूमने लगा। ये शहर बिना किसी प्लानिंग के बसाया गया था। कुछ गलियां ऐसी थीं जो किसी मोड़ पर अचानक बंद हो जाती थीं। कुछ देर बाद वो इन तंग गलियों से निकलकर एक बड़ी सड़क पर पहुंच गया और पूर्व दिशा की तरफ चलने लगा। वो तिलियास जा रहा था, जहां डॉक्टर सैंडो की टीम खुदाई का काम कर रही थी। कुछ ही फरलांग का फासला तय करते हुए उसे सामने आने वाली कई गाड़ियों से बचना पड़ा। अचानक पीछे से एक जीप उसके नज़दीक आकर रुक गई। अगर हैरी सही समय पर एक तरफ को ना हट जाता तो पक्का वो इस जीप के नीचे कुचला जाता। जब धूल का तूफानी बादल छटा तो हैरी ने जीप से एक यहूदी पुलिस वाले को उतरते देखा। वो तेज़ी से हैरी के निकट आया और बोला, मैंने तुम्हें शहर की गलियों में घूमते हुए देखा था और फिर तुम अचानक गायब हो गए। अपना आई कार्ड दिखाओ। पुलिस वाले का ये लहजा हैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने बिना कुछ बोले अपना पासपोर्ट निकालकर उसे दे दिया। पुलिस वाले ने उसके पेजों को उलट पुलट कर देखा और फिर घूरता हुआ बोला, क्या मैं इस तरह आवारागर्दी का मतलब पूछ सकता हूँ? देखिए, मैं अमेरिकन नागरिक हूँ और हाँ, तो अमेरिकी हो तो कौन सा बड़े तोप हो। इजराइल के कानून से अलग नहीं हो तुम। इस तरफ कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाले ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तिलियास जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक अमेरिकन टीम खुदाई कर रही है। ओह, समझा। शायद तुम भी खुदाई के सिलसिले में आए हो। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखना मिस्टर, हम इजरायली लोग अपने कानून की पाबंदी को बहुत महत्व देते हैं। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है, चाहे उसके संबंध सीधे व्हाइट हाउस से ही क्यों ना हो। समझ गए? जी हाँ। पुलिस वाला जीप में बैठकर चला गया और हैरी यहूदियों की मानसिकता के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर पर उसे एक होटल दिखाई दिया, जहाँ उसने भरपेट खाना खाया और फिर उसके बाद वो टहलता हुआ होटल के लॉन में जा बैठा। यहीं पर उसकी मुलाकात नीला से हुई। नीला अजीब सी तरोताज़ा चेहरे की मालिक, तेज़ और चमकदार आंखों वाली लड़की थी। ये मुलाकात भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में हुई थी। हैरी उस समय होटल के गार्डन के एक कोने में आराम से बैठा था। वो अपनी आगे की योजना पर सोच विचार करना चाहता था। जहाँ पर वो बैठा था उसके सामने दूसरे लॉन पर स्विमिंग पूल था, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ पानी में तैरते हुए हंसी ठिठोली कर रही थीं। तभी अचानक हैरी के कानों में एक आवाज़ आई, ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार हम अपनी कोशिश में असफल रहेंगे। कोई योजना समझ में ही नहीं आ रही। ये एक पुरुष का स्वर था। इसके जवाब में तुरंत एक औरत का स्वर उभरा, मास्टर ज़ोरो, अगर तुम यहाँ सफलता प्राप्त कर लो तो ये समझ लो कि बहुत समय तक हम लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे, मैं दिन रात सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अगर इस स्टोर में डाका नहीं डाला तो समझ लो कि मेरा अब तक का जीवन बेकार गया। डाके का नाम सुनते ही हैरी के कान खड़े हो गए। वो और भी ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। औरत स्वर ने कहा, कम से कम 4-5 करोड़ का माल तो होगा ही उस स्टोर में। हाँ, और क्या, वहाँ एक से एक शानदार हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। एक एक हीरे की कीमत लाखों में है। फिर से औरत का स्वर उभरा, 5 करोड़ और हीरे जवाहरात, जब मैं उनको पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी ना। अरे डार्लिंग, तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें हीरे जवाहरातों की क्या ज़रूरत है। हैरी का दिल उनकी इन बातों को सुनकर तेज़ी से धड़कने लगा। करोड़ों का डाका। उसको ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये लोग खतरनाक होंगे, और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मैंने इनकी बातें सुन ली है तो फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। यही सोचकर वो मौका मिलते ही वहाँ से उठा और फिर बिल्ली की चाल से दबे कदमों चलता हुआ वहाँ से थोड़ी दूरी पर निकल गया। एक दूसरी जगह पर बैठकर उसने उधर निगाहें जमा दी जहाँ वो औरत और पुरुष आपस में बात कर रहे थे। वो पुरुष, जो निश्चित रूप से मास्टर ज़ोरो था, छोटे कद और ठोस शरीर का स्वामी था। चेहरे से ही खतरनाक दिखता था। उसके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी।
अब उनकी बातें सुन लेने के बाद हैरी की फितरत उसके ऊपर भारी पड़ने लगी। वो खुद एक माहिर चोर था और जब उसने किसी स्टोर में डाका डालने की बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए और वो खुद उन लोगों से मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो देखा जाएगा, उसे उन लोगों से मिल ही लेना चाहिए। वो दोनों क्योंकि इसी होटल में ठहरे हुए थे, इसलिए हैरी ने भी उसी होटल में एक कमरा ले लिया और उन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। शाम के समय उसने लड़की को जुए खाने की तरफ जाते देखा तो खुद भी वो वहीं पहुंच गया। हैरी खुद को लेडीज किलर समझता था, इसलिए उसे विश्वास था कि वो लड़की को आसानी से अपने जाल में फंसा लेगा। लड़की एक मेज पर बैठकर ताश खेलने लगी। वहां पहले ही 3 आदमी बैठे थे और चौथी ये लड़की थी। अब भी एक कुर्सी उस मेज पर खाली थी। हैरी वहीं जाकर बैठ गया। वो ताश का भी माहिर खिलाड़ी था। पत्ते उसके हाथों में आकर जैसे खुद ही बोलने लगते थे। एक बार जो पत्ते हैरी के हाथ में आए तो उसने जीतना शुरू कर दिया। हैरी को लगातार जीतते देख लड़की उससे प्रभावित होने लगी और हैरी तो वहां बैठा ही इसी काम के लिए था। जब उसने देख लिया कि उसने अपनी लगातार जीतों से लड़की को बुरी तरह प्रभावित कर लिया है तो वो वहां से उठकर चल दिया। लड़की भी उसके पीछे पीछे चल दी। सुनिए मिस्टर, उसने पीछे से आवाज़ दी। मेरा नाम हैरी है, हैरी ग्लेब, और मेरा नाम नीला है। मैं आपके खेल के तरीके से बहुत प्रभावित हुई हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई हैरी। जब आप लगातार जीत रहे थे तो फिर आपने खेल बीच में क्यों छोड़ दिया? आज तो भाग्य की देवी आपके ऊपर मेहरबान थी और लोगों का कहना है कि जब भाग्य की देवी मेहरबान हो तो फिर उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उत्तर में हैरी मुस्कुराया और बोला, मिस नीला, क्या मैं आपको कॉफ़ी पिला सकता हूँ? हाँ ज़रूर। तो चलिए डाइनिंग हॉल में चलते हैं। दोनों हॉल में आकर बैठ गए। जब वेटर कॉफ़ी ले आया तो नीला ने अपना सवाल फिर से दोहराया। हैरी बोला, बात यह है मिस नीला कि आदमी को संतुलित मानसिकता वाला होना चाहिए। जीतने की इच्छा एक बार नहीं बार बार मन में जन्म लेती है और वो लोग जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता वही ये कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें सफलता मिल रही है तो उसका जितना फ़ायदा उठा सकें उठा लें, जबकि मैं इसके विपरीत विचार रखता हूँ। जैसे कि क्या? नीला ने पूछा। जैसे कि ये कि अगर मैं जीतना चाहूँ तो यूँ समझ लो जब तक मेरा मन चाहेगा मैं जीतता रहूँगा। ओह, इतना विश्वास है आपको खुद पर? जी हाँ मिस नीला। वैसे आप करते क्या हैं मिस्टर हैरी? मैं डाके डालता हूँ, हैरी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। नीला की आंखें आश्चर्य से फैलकर और बड़ी बड़ी हो गईं। क्या? ओह समझी, आप मजाक कर रहे हैं। जी नहीं, ये मजाक नहीं है और आपको इस बात पर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको अपने पेशे के बारे में बिना झिझक बताया है वो अकारण नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। कौन सा कारण? मेरा आपसे बिना वजह के ही टकराव नहीं हुआ है मिस नीला। मैंने बहुत सोच समझकर आपको अपने बारे में बताया है। नीला अब भी मुंह फाड़े उसे देख रही थी। वो बोली, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है मिस्टर हैरी। देखिए मिस नीला, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा संबंध किसी भी ऐसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से नहीं है जो आपकी या मास्टर जोरो की तलाश में हो। इसे बस एक संयोग ही मान लीजिए कि मुझे आपकी बातें सुनाई दे गईं और मैं ना चाहते हुए भी आपकी योजना में शामिल हो गया। लेकिन इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपसे अलग हटकर कोई काम करना चाहता हूँ। नीला की आंखों में अब डर की परछाइयाँ दिखाई देने लगी थीं। हैरी ने उसे इस तरह से शीशे में उतारा कि कुछ ही देर में उसका सारा डर दूर हो गया। अब वो उससे बुरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रही थी। फिर उसने हैरी का हाथ दबाते हुए उत्तेजित स्वर में कहा, मिस्टर हैरी, तुम अभी और इसी समय मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे कमरे में। मैं अभी और इसी समय मास्टर जोरो से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। हैरी को तो यही चाहिए था। वो तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। उसका कमरा एक बड़ा स्वीट था। उसके बाहर वाले हिस्से में हैरी को बैठाकर वो अंदर चली गई जहाँ मास्टर जोरो मौजूद था। थोड़ी देर बाद जब वो उसके साथ वापस बाहर आई तब तक उसने मास्टर जोरो को भी हैरी के बारे में न जाने क्या क्या बताकर इतना प्रभावित कर लिया था कि वो आते ही हैरी से बोला, मिस्टर हैरी, मुझे अपने काम में आप जैसे मास्टरमाइंड की बहुत ज़रूरत है। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है यहाँ होटल शंघाई के एक बड़े स्टोर में डाका डालना। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक ऐसी डकैती डालूं जिससे अपराध जगत में मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। हाँ तो ठीक है, इस बारे में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हैरी ने कहा। जहाँ तक हिस्से का सवाल है मिस्टर हैरी, तो जो आप तय करेंगे मुझे वही मंजूर होगा। बात असल में बस यही है कि मैं किसी भी तरह ये काम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, सब कुछ पहले से ही तय हो जाए तो अच्छा रहेगा। 50-50 मंजूर है तुम्हें मास्टर जोरो? मास्टर जोरो बोला, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त हम 3 लोग और हैं। एक मैं, एक नीला और एक मेरा सहायक मिलर। देखो जोरो,
तुम चाहे 3 आदमी हो या 10, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि डकैती के माल में आधा मेरा होगा और आधा तुम सबका। जोरो ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। तुम बस काम का श्री गणेश करो। ठीक है, तो तुम मुझे आज वो स्टोर दिखाओ। उसको अच्छी तरह से देखने के बाद ही मैं कोई योजना बनाऊंगा। चलो, मैं अभी ही तुम्हें दिखा देता हूँ। और उसकी बेताबी देखकर हैरी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अध्याय 19। हैरी का शैतानी दिमाग बिजली की गति से काम कर रहा था। आखिरकार उसने एक योजना अपने दिमाग में बना डाली और उसी के हिसाब से सामान इकट्ठा करने में जुट गया। मास्टर जोरो ने ड्रिल मशीन, फ्लैश लाइट और बहुत सी इसी तरह की दूसरी चीज़ों को उसे उपलब्ध करा दिया। सारी ज़रूरी चीज़ों के साथ वो नीला को लेकर उस स्टोर का अध्ययन करने के लिए चल पड़ा। नीला क्योंकि इसी होटल में ठहरी हुई थी, इसलिए उनको स्टोर में और उसके आसपास घूमने में कोई कठिनाई नहीं हुई। स्टोर के बाहर जगह जगह शॉर्ट सर्किट टीवी फिट थे और अंदर स्टोर में सशस्त्र गार्ड मौजूद थे। स्टोर को अच्छी तरह से देखने के बाद हैरी एक जगह चुनने में सफल हो गया। उसने स्टोर की छत पर जो कमरा था उसका चयन किया था। वहीं से एक कामयाब डकैती डाली जा सकती थी। मेन गेट से डकैती डालना तो असंभव सा काम था। हैरी ने नीला के कान में कहा, तुम्हें ये पता लगाना है कि इस स्टोर की छत वाले कमरे में कौन रहता है। वो तो मैं पहले से ही जानती हूँ, नीला बोली। उस कमरे में मिस मार्टिना डिसूजा रहती हैं, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस है। क्या वो बहुत फेमस एक्ट्रेस है? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती है। 28 साल की एक सुंदर युवती है जो कि स्थायी रूप से इस होटल के कमरे में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती है। लेकिन नीला, यहाँ का किराया तो बहुत ज़्यादा है, जबकि तुम्हारे कहने के हिसाब से वो छोटी मोटी एक्ट्रेस है। तो फिर क्या वो इतना कमा लेती है जो इस होटल का किराया सहन कर सके, और वो भी ठाट बाट के साथ? नीला मुस्कुराई। असल में एक्टिंग तो बस एक आड़ है, उसका असली कारोबार कुछ और है। वो एक कॉल गर्ल है, इस होटल में रहकर बड़े बड़े शिकार फांसती है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि होटल वाले भी उसके इस सब कामों के बारे में जानते हैं। नीला एक बार फिर से मुस्कुराई। यही तो कमाल की बात है। वो शिकार यहाँ पर ज़रूर फांसती है, लेकिन अपना काम यहाँ नहीं करती। यहाँ पर वो एकदम साफ सुथरा जीवन बिताती है, और यही कारण है कि यहाँ उसके पास बहुत कम लोग मिलने आते हैं। ठीक है, तो मेरी गिनती भी आज उन्हीं कम लोगों में होने वाली है, हैरी ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो नीला को अपनी योजना समझाने लगा। अध्याय 20। हैरी ने एक शानदार सूट पहना और मास्टर जोरो के सहायक टोनी मिलर के साथ मार्टिना के दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक के उत्तर में अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ये मार्टिना ही थी। यस, कहिए, क्या काम है आपको? मिस मार्टिना, मेरा नाम हैरी है और मैं कंबाइन फिल्म स्टूडियो की तरफ से आया हूँ। फिल्म स्टूडियो का नाम सुनते ही मार्टिना दरवाजे से हट गई और बोली, आइए, अंदर आइए। हैरी और टोनी अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही टोनी ने तुरंत अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्टिना ने थोड़ा घबराते हुए कहा, ये तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? हैरी ने अपने कोट की जेब में हाथ डाले डाले हिंसक स्वर में कहा, देखिए मिस मार्टिना, हम कोई स्टूडियो वाले आदमी नहीं हैं। अगर तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या चाहते हो तुम लोग? आराम से बैठ जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? मार्टिना ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हैरी ने चीते जैसी फुर्सी के साथ एक जंप मारकर अपनी हथेली उसके मुंह पर कस दी। उसकी चीख मुंह में ही घुटकर रह गई। सुनो मिस मार्टिना, चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी चीख हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। मार्टिना ने फटी फटी आंखों के साथ मुंह से गूं गूं करके उसे ना चिल्लाने का आश्वासन दिया। तब हैरी ने उसके मुंह से हाथ हटाया। उसने जल्दी जल्दी कई गहरी सांसें ली और बोली, सुनो, अगर तुम चोरी की नीयत से यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे तो सारे गहने भी नकली हैं। हैरी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा ये अनुमान तो सही है कि हम यहाँ चोरी की नीयत से आए हैं, लेकिन चोरी तुम्हारे यहाँ नहीं होने वाली है। तो फिर कहाँ? अरे बता देंगे मैडम, इतना भी उतावलापन किस काम का? आराम से बैठ जाओ। और टोनी, तुम कमरे की पिछली बालकनी में खुलने वाली खिड़की खोलकर मेन गेट से बाहर चले जाओ और मास्टर जोरो और नीला को अंदर भेज दो। टोनी ने वैसा ही किया और कुछ ही देर में मास्टर जोरो और नीला कमरे में आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे में बाहर से ताला लगने की आवाज़ सुनकर उन्होंने चौंक कर पलट कर पीछे देखा। मार्टिना डरे चेहरे के साथ सोफे पर बैठी थी। हैरी बिल्कुल शांत खड़ा था। करीब 1 मिनट के बाद टोनी मिलर ने पिछली खिड़की से अंदर प्रवेश किया। सब ठीक है ना? हैरी ने पूछा। हाँ, सब ठीक है।
मैंने मिस मार्टिना के कमरे का बाहर से ताला लगा दिया है। अब जो भी कोई देखेगा वो यही समझेगा कि वो बाहर गई हुई हैं। बढ़िया, तुम्हें ताला लगाते या खिड़की से अंदर आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैंने अपना काम पूरी सावधानी से किया है, टोनी बोला। मार्टिना ने एक बार फिर से बोलने की कोशिश की। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मिस, हैरी बोला, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ चोरी करने आए हैं। फिर भी अगर तुम साफ साफ जानना ही चाहती हो तो सुनो, हम तुम्हारे फ्लैट की छत के नीचे वाले स्टोर रूम में डाका डालने के लिए आए हैं। अगर तुमने हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की या चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम यहाँ से चोरी कैसे करोगे? हम तुम्हारी छत में से ड्रिल मशीन से सुराख करके वहाँ उतरेंगे और फिर स्टोर का सारा सामान समेट कर वापस यहीं आकर रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन इससे तो मैं भी फंस जाऊंगी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम फंसो या ना फंसो, हमें हमारा काम करना है बस। मास्टर जोरो, तुम इसके मुंह पर टेप चिपकाकर इसके हाथ पैर बांधकर बिस्तर पर डाल दो ताकि हमें इसकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। मास्टर जोरो रस्सी और टेप लेकर आगे बढ़ा तो वो बोली, नहीं नहीं, मेरे हाथ पैर मत बांधो, मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगी। जब जोरो नहीं माना तो वो और भी बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी, इतनी बुरी तरह से कि हैरी को जोरो को उसके हाथ पैर बांधने के लिए मना करना पड़ा। ठीक है, जाओ चुपचाप बिस्तर पर जाकर बैठ जाओ, और अगर कुछ किया तो फिर सोच लेना। हैरी का आदेश मिलते ही वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर बैठ गई और डरी डरी आंखों से उन्हें काम करते हुए देखने लगी। उन लोगों ने सबसे पहले कमरे को साउंड प्रूफ बनाया, फिर बड़े बड़े ड्रिल लेकर कमरे के एक हिस्से को चुनकर ड्रिल से छत में होल बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ड्रिल मशीन कमरे के फर्श पर ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता तो उसकी आवाज़ खौफनाक हो जाती थी, और ये खतरा ये लोग मोल नहीं ले सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे रात को ये काम कर लेंगे, लेकिन जब रात हुई तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि रात में तो ये काम दिन से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सुबह होने के बाद ही काम दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। मार्टिना बिस्तर पर बैठी डरी हुई नज़रों से उन्हें देख रही थी। क्या तुम लोग सारी रात यहीं रहोगे? हमने तुमसे कहा ना, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तुम आराम से सो जाओ। पूरी रात जागकर वो लोग अपनी नई प्लानिंग बनाते रहे और एक आदमी लगातार मार्टिना पर नज़र रखता रहा। जब सुबह हुई तब तक सबको ज़ोर की भूख लगी थी। हैरी ने मार्टिना से कहा, सुनो, तुम फ़ोन करके वेटर को भारी भरकम नाश्ते का ऑर्डर दो जो हम सब के लिए पूरा पड़ जाए, लेकिन किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर याद रखना। मार्टिना ने वही किया जो हैरी ने कहा था। जैसे ही उसने ऑर्डर देकर फ़ोन बंद किया तो हैरी ने टोनी को खिड़की से जाकर कमरे का मेन गेट खोल देने के लिए कहा। फिर उसने उन तीनों को अंदर दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद मार्टिना की निगरानी के लिए वहीं सोफे पर इस तरह से बैठ गया मानो उसका कोई जानने वाला दोस्त हो और सुबह सुबह ही उससे मिलने आया हो। जब वेटर नाश्ता देकर चला गया तो उन चारों ने और मार्टिना ने नाश्ता किया और उसके बाद वो फिर से अपने काम में जुट गए। ये करीब 10 बजे का समय था जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसे सुनते ही चारों बुरी तरह से चौंक पड़े। मास्टर जोरो फुर्ती से मार्टिना के पास आया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, कौन हो सकता है ये? मुझे क्या पता। दस्तक एक बार फिर से हुई। जोरो ने कहा, उससे पूछो कौन है। लेकिन कमरा तो साउंड प्रूफ कर दिया है तुमने, यहाँ से उसे आवाज़ कैसे जाएगी? मार्टिना ने पूछा। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। तुम ऐसा करो, दरवाजे के पास जाओ और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर पूछो कि कौन है। वो जो भी हो उससे कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मार्टिना ने ऐसा ही किया। बाहर आने वाला होटल का सफाई कर्मचारी था जो कमरे की सफाई के लिए आया था। मार्टिना ने एक नज़र जोरो की तरफ देखा जो रिवॉल्वर उसकी तरफ ताने दरवाजे की ओट में खड़ा था। उसने वेटर से वही कहा जो जोरो ने उससे कहा था और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। सब लोग एक बार फिर से काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद जब उन चारों का ध्यान सिर्फ ड्रिल मशीन पर था तो मार्टिना ने मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। वो अब तक उनसे हर तरह का सहयोग करती आई थी और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास हो गया था, इसलिए वो उसकी ओर से थोड़ा निश्चिंत हो गए थे। उनका ध्यान दूसरी तरफ पाकर मार्टिना ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन अचानक नीला की नज़र उस पर पड़ गई। वो चिल्लाई और हैरी अपनी जगह से बहुत ही फुर्ती के साथ छलांग लगाकर पलक झपकते मार्टिना के पास पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वापस ले आया। जोरो गुस्से में बुरी तरह भन्ना गया और उसने ड्रिल मशीन उठाकर मार्टिना के मुंह पर मारने की कोशिश की, लेकिन हैरी ने उसे रोक दिया। मार्टिना पर गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था, इसलिए उसने बस हल्के हल्के 2-3 घूंसे उसे मारकर वापस बिस्तर पर पटक दिया और दांत पीसते हुए बोला,
इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ लड़की, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर जोरो को पूरी छूट होगी कि वो किस तरह से तुम्हें मारता है। मार्टिना पहले से भी ज्यादा डरी चुपचाप अपने बिस्तर पर लुढ़क गई। अब उन्होंने नीला को उसकी निगरानी पर लगा दिया और खुद अपने काम में व्यस्त हो गए। लंच भी रूम सर्विस द्वारा उसी तरह से मंगा लिया गया। धीरे धीरे शाम भी हो गई। अब एक पूरी रात और पूरा दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें अपने काम में थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिली थी। मास्टर जोरो झुंझलाते हुए बोला, पता नहीं कमबख्तों ने फर्श में कितना सीमेंट मिलाया है कि फर्श कटने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे तो हाथों में छाले भी पड़ गए हैं। टोनी ने अपना दुखड़ा रोया। हैरी चिंता भरे स्वर में बोला, ड्रिल मशीन तो असफल हो गई है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। मार्टिना ने भी एक बार फिर से अपना राग अलापना शुरू कर दिया। आज मुझे शूटिंग पर जाना था, अब उन लोगों ने मेरा रोल किसी और को दे दिया होगा, अब मेरा क्या होगा। अरे तुम तो बस अपनी चोंच बंद ही रखो, नाक में दम करके रखा हुआ है, लगता है तुम्हारे मुंह पर टेप लगानी ही होगी। मास्टर जोरो ने झल्लाहट भरे स्वर में कहा। हैरी उन सब लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना एक बार फिर से बिल्डिंग का नक्शा लेकर बैठ गया। होटल की पूरी बिल्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन थी। हैरी ने आखिरकार एक ऐसा एयर कंडीशन पाइप तलाश कर लिया जो इस मंजिल से नीचे ज्वेलरी स्टोर तक जाता था। वो उस पाइप के बारे में विचार करने लगा। उसका ख्याल था कि अगर नीला और टोनी मिलर ये काम करने को तैयार हो जाएं तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। नीला और टोनी दोनों ही दुबले पतले शरीर वाले थे और उस पाइप के अंदर आसानी से रेंग सकते थे। समस्या बस यही थी कि रगों को जमा देने वाली ठंडी सर्दी को सहन कैसे किया जाएगा। इस बारे में भी मार्टिना ही काम आई। उसके सारे स्वेटर और गर्म कपड़े निकलवा लिए गए। मार्टिना को हाथ पैर बांधकर पलंग पर लिटा दिया गया और उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया गया। इसके बाद हैरी खुद पाइप का निरीक्षण करने के लिए गलियारे में बाहर निकल आया। ये पाइप गलियारे की छत के साथ साथ दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा था, लेकिन उसकी आशा के विपरीत पाइप का डायामीटर इतना अधिक नहीं था कि नीला जैसी दुबली पतली लड़की भी उसमें प्रवेश कर सकती। एक बार फिर से वो निराश हो गया। जब वो वापस कमरे में आया तो उसने बाकी सबको ये बात बताई। उसकी बात सुनकर जोरो ने कहा, हम लोग तो अनाड़ी मुजरिमों की तरह बार बार अपनी प्लानिंग बदल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। या तो तुरंत ही कोई बढ़िया योजना बनाई जाए या फिर इस डकैती वाली योजना को छोड़ ही दिया जाए। हैरी को इस बात से अपमान का एहसास हुआ। वो बोला, बस कुछ घंटे और दो मुझे। इस बीच या तो मैं कोई बेहतरीन योजना बना लूँगा या फिर यहाँ से चला जाऊँगा। अब हैरी और भी तेज़ी से दिमाग दौड़ाने लगा। धीरे धीरे एक योजना उसके दिमाग में आ गई। उसकी नज़रें अब मार्टिना को स्टडी कर रही थीं। हैरी को अपनी तरफ यूं टकटकी लगाए देखता देखकर मार्टिना डरे स्वर में बोली, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? हैरी बोला, ये ठीक है कि तुम एक बड़ी एक्ट्रेस नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारी अपनी एक हैसियत है और एक मुकाम है, और निश्चित रूप से तुम उस मुकाम को और मजबूत करना चाहोगी। और अगर ऐसा ना भी हो तो ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है इसका तो तुम्हें पूरी तरह से अनुमान हो ही गया होगा। एक बार यदि जीवन हाथ से चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मिस मार्टिना, ये नीचे जो ज्वेलरी स्टोर है, हम वहाँ से कीमती जेवरात और हीरे प्राप्त करना चाहते हैं और हर हाल में ये करके रहेंगे। हमारी पहली कोशिश नाकाम हो गई है, लेकिन हमारी अगली कोशिश में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी अगर तुम हमारा साथ दोगी तो। मैं तो अभी तक भी तुम्हारा साथ देती ही आ रही हूँ। हाँ, जैसा साथ दे रही हो वो पता है, लेकिन जो हो गया उसे छोड़ो। अब आगे की बात करते हैं। इस बार अगर तुमने हमारा साथ दिया तो उसके बदले में हम भी तुम्हें बहुत कुछ देंगे। जैसे क्या? लूट में से हिस्सा देंगे, और वो भी इतनी बड़ी रकम होगी जो तुम आसानी से कमा नहीं सकती हो। वैसे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जान के साथ साथ 10 लाख और तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। 10 लाख की बात सुनते ही मार्टिना के चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन मुझे करना क्या होगा? पहले ये बताओ कि तुम तैयार हो कि नहीं, फिर हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। मैं तैयार हूँ, मार्टिना ने कहा। इसके बाद हैरी ने सबको 5 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। 5 बजे मार्टिना ने हैरी के कहे अनुसार तैयारियां शुरू कर दीं। हैरी ने उसके कपड़ों में से एक बहुत ही शानदार सूट चुना, फिर खुद उसके चेहरे पर मेकअप करने लगा। मेकअप देखने के बाद मार्टिना बोली, अरे तुम तो बड़े ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हो, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। हैरी मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। जो कुछ तुम अब तक नहीं पा सकी वो धीरे धीरे तुम्हारे निकट आ रहा है, यानी दौलत। अब मेरी बात सुनो, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेव कर लो
और उसी के हिसाब से तुम्हें काम करना है। और फिर हैरी ने उसे कुछ हिदायतें दी। हैरी की योजना के अनुसार मार्टिना ने ज्वेलरी स्टोर में टेलीफोन किया और बुदबुदाते स्वर में बोली, हेलो ज्वेलरी स्टोर। यस कहिए, उधर से आवाज़ आई। देखिए, मैं कमरा नंबर 62 में रहती हूँ। मेरा नाम मार्टिना है। आप शायद मुझे जानते होंगे। अब से कुछ मिनट के अंदर मेरा एक दोस्त मेरे पास आने वाला है, तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ कीमती गहने लेकर यहाँ मेरे कमरे में आ जाइए। मेरा दोस्त ये गहने खरीदना चाहता है। और हाँ, अगर आप नहीं आ सकते तो बता दीजिए, मैं कहीं और फ़ोन कर लूँगी। अरे नहीं मैडम, हम आपको जानते हैं। हम अपने सेल्समैन को कुछ गहनों के साथ आपके पास भेज रहे हैं। यदि कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। जी नहीं, बस और कुछ नहीं। मेरा वो दोस्त आने ही वाला है। जब आपका सेल्समैन यहाँ आए तो वो ऐसा ही दिखाए कि उसे पहले से ही गहने लाने का ऑर्डर दिया हुआ है। गहने पसंद करने के बाद जब कीमत की पेमेंट होने लगे तो वही आदमी पेमेंट करेगा। तो सेल्समैन से कह दीजिएगा कि वो कोई तकल्लुफ़ ना करे, रकम जिस भी शक्ल में हो उसे ले ले। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया मैडम। सारा काम इसी तरह से हो जाएगा, इत्मीनान रखिए। दूसरी तरफ से जिस व्यक्ति ने भी ये शब्द कहे होंगे वो पूरी सिचुएशन को समझकर उस वक्त ज़रूर मुस्कुरा रहा होगा। मार्टिना का नाम उन लोगों के लिए अजनबी नहीं था। उसने ज़रूर यही सोचा होगा कि मार्टिना, जो एक माहिर शिकारी है, अपना शिकार फांस रही है। सारा सेटअप तैयार कर लिया गया। हैरी किसी फिल्मी हीरो की तरह तनकर सोफे पर बैठ गया। टोनी मिलर उसके सेक्रेटरी के रूप में उसके दाईं तरफ खड़ा हो गया। नीला और मास्टर जोरो बाथरूम में चले गए। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरी ने बुदबुदाते हुए कहा, सुनो मिस मार्टिना, हालांकि तुमने पूरा सहयोग करने का वचन दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि सामने बाथरूम में से 2 पिस्तौल की नालें अभी भी तुम्हारी तरफ तनी हुई हैं। इसलिए कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो सीधे जान से ही हाथ धो बैठोगी। फिर हैरी ने टोनी को संकेत किया। टोनी आगे बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो ज्वेलरी हाउस का सुपरवाइज़र ही था जो अंदर आया था। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी जिससे पार पाना साधारण लोगों के बस की बात नहीं थी। हसीन चेहरे और आकर्षक पर्सनालिटी वाले कुछ पलों के लिए इंसान से उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेते हैं, और हैरी ज्वेलरी हाउस के सेल्समैन पर सबसे पहले यही प्रभाव डालना चाहता था। मार्टिना ने उसे देखा और बोली, अरे बड़े गलत समय पर आए हो तुम। मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन तुमने आने में देर लगा दी। सेल्समैन बोला, वो क्या कहूँ मैडम, बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी पसंद का चुनाव करना आसान नहीं था। आपकी इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ें लाया हूँ, बस उन्हीं में देर हो गई। आप उनको देख लीजिए। अगर अभी ना खरीदना चाहें तो ना सही, बाद में खरीद लीजिएगा। उसी समय हैरी ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा, नहीं मार्टिना, अगर तुमने इन्हें बुलाया है तो अपना काम जारी रखो। मार्टिना ने गर्दन हिला दी और सेल्समैन ने ब्रीफ केस खोलकर उसके सामने रख दिया। उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुमूल्य अंगूठियाँ, ब्रेसलेट और नेकलेस रखे हुए थे। ये सब कीमती हीरों से जड़े हुए थे। मार्टिना ने 2-3 चीज़ें हाथ में उठाकर देखीं, लेकिन तभी उसे हैरी की घूरती नज़रों का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, नहीं, इनमें से कोई भी जेवर मुझे पसंद नहीं है। आप देखिए, उसने हैरी की तरफ रुख करते हुए कहा। हैरी ने एक सरसरी नज़र उनके ऊपर डाली और बोला, सेल्समैन, अगर तुम मार्टिना की पसंद और शान के हिसाब से गहने लाते तो तुम्हें पक्के तौर पर उनकी शानदार कीमत भी मिलती और पर्सनली इनाम भी मिलता। ओह सर, मुझसे गलती हो गई। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं 5 ही मिनट में दूसरा सामान लेकर वापस आता हूँ। सेल्समैन ने जल्दी जल्दी ब्रीफ केस समेटा और क्षमा याचना करके बाहर निकल गया। टोनी ने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। जोरो और नीला बाहर आए और जोरो बोला, अरे बड़े अजीब आदमी हो तुम। वो जो गहने लेकर आया था वो कितने कीमती थे, फिर वापस क्यों भेज दिए तुमने? अरे मिस्टर जोरो, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मुझे दूसरे सीन की तैयारी करने दो। फिर हैरी ने टोनी से कहा, तुम वो कुर्सी उठा कर लाओ। टोनी झट से कुर्सी उठा लाया और हैरी ने मार्टिना से कहा, मिस मार्टिना, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो हैरी? मुझे तुम्हारी टांगें कुर्सी के साथ बांधनी है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस डकैती में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें तो डाकुओं ने जान की धमकी देकर इसमें भाग लेने पर मजबूर किया था। इस तरह से तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और तुम निर्दोष मान ली जाओगी। लेकिन क्या मेरी टांगें बंधी देखकर वो सेल्समैन सावधान नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। हम तुम्हारे पैरों पर इस तरह से कंबल डाल देंगे कि वो कंबल में छिप जाएंगे। जब हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे तब कंबल हटाकर उसे धमकी देंगे और फिर वो वही करेगा जो हम कहेंगे। अब जाकर जोरो को पूरी योजना समझ में आई थी। उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कान खेल उठी।
अपने पूरे काम निपटाकर हैरी ने एक बार फिर से कमरे को देखा। सारा सेटअप तैयार था। 15-20 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आदमी ज्वेलरी लेकर अंदर आया। ये पहले वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ज्वेलरी हाउस का मैनेजर हूँ। पहले मेरा सेल्समैन आपके पास आया था। उसने मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया। असल में बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। आप ज़रा इस बार इन जेवरों पर एक नज़र डाल लें। और उसने अपना ब्रीफकेस खोल दिया। उसमें बहुत ही शानदार जेवर रखे हुए थे। कई नेकलेसेस में रूबी जड़े हुए थे। नीलम और याकूत की बहुत सारी अंगूठियाँ थीं और शानदार हीरे जड़े ब्रेसलेट अपनी चमक बिखेर रहे थे। मार्टिना की आंखें उन खूबसूरत गहनों को देखकर फटी पड़ रही थीं। वो एक एक चीज़ को उठाकर ललचाई नज़रों से उन्हें देख रही थी। हैरी खुद भी हर एक गहने की तारीफ कर रहा था। ज्वेलरी हाउस का मैनेजर जल्दी ही उनसे बेतकल्लुफ़ हो गया। जब हैरी ने देखा कि पूरी सिचुएशन उसके अनुकूल हो चुकी है और किसी के हस्तक्षेप की कोई आशंका नहीं है, तो अचानक उसने अपना पीछे रखा हुआ हाथ सामने कर दिया। सांप की तरह फुंकारते हुए वो बोला, खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। उसकी पिस्तौल की नाल मैनेजर के माथे की तरफ थी। उसी समय टोनी मिलर भी एक्शन में आया और उसने मार्टिना के पैरों पर पड़ा कंबल हटा दिया। तभी जोरो और नीला भी बाथरूम से हाथों में रिवॉल्वर लिए निकल आए। मैनेजर का मुंह डर के मारे फैल गया। उसने फटी फटी आंखों से उन चारों को देखा। मुझे खेद है मिस्टर मैनेजर, लेकिन क्या किया जाए। आदमी की जितनी जिंदगी होती है वो उतनी ही गुजार सकता है, फिर चला जाता है। क्या मतलब? तुम्हें दुनिया से जाना होगा। लेकिन क्यों? ओह, क्या अभी भी ये बताना ज़रूरी है? हैरी ने कहा। अगर तुम इन गहनों को लूटना चाहते हो तो प्लीज़ ले जाओ। मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। नहीं मिस्टर मैनेजर, ये बात नहीं है। असल में हमारी योजना कुछ और है। हमारा एक आदमी तुम्हारे मेकअप में तुम्हारी दुकान पर जाएगा और वहाँ सारे कामों की निगरानी करेगा। फिर जब दुकान बंद हो जाएगी तो वो वहाँ रुका रहेगा और फिर ज्वेलरी हाउस खाली हो जाएगा। मैनेजर का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। फिर वो बोला, अगर तुम यही करना चाहते हो तो इसका एक दूसरा आसान तरीका भी हो सकता है। मेरी हत्या मत करो प्लीज़। मैं तुम्हें दुकान की चाबियाँ दे दूँगा। हम 9 बजे दुकान बंद करते हैं। एक चाबी सुपरवाइज़र के पास होती है और दूसरी मेरे पास। आप 9 बजे तक का इंतज़ार कर लीजिए। चाबी कहाँ है? मेरे पास है। लाओ, निकालो। मैनेजर ने कोट की जेब से चाबी निकालकर हैरी को दे दी। ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें जिंदा रखना चाहती है तो भला हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले। ये कहकर हैरी ने चाबी अपनी जेब में रख ली और अपने साथियों से बोला, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस आदमी को काबू में रखो। ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हैरी ने ब्रीफकेस संभाला और उसे लेकर बाहर निकल गया। हैरी के जाने के बाद मास्टर जोरो ने मैनेजर के हाथ पैर बांधकर उसे बाथरूम में डाल दिया। उन्हें मार्टिना को भी संभालना था, इसलिए वो पूरी सावधानी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे थे। मास्टर जोरो और नीला को कई घंटे वहाँ गुजर चुके थे। इस बीच टोनी मिलर हैरी के कुछ देर बाद ही उसकी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए बाहर आ चुका था। जब वो ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा तो शॉप पर ताला लगाया जा रहा था। टोनी हैरी की तलाश में वहीं खड़ा हो गया। जब कई घंटे बीतने के बाद भी हैरी वापस नहीं पहुंचा तो अचानक जोरो का चेहरा फक पड़ गया। नीला, मुझे लग रहा है कि हमने अपने कैरियर का सबसे बड़ा धोखा खाया है आज। नीला का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया और उन दोनों की ये बात सुनकर मार्टिना ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं क्यों उसे उन दोनों की बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई थी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज़ के नॉवल खाली हाथ का तीसरा भाग।